हम थोड़ी सी एपिसोड 8 के बारे में बात कर लेते हैं। एपिसोड 8 में हमको ये दिखाया जाता है कि ह्यूंग सुक के स्कूल में एक कॉन्सर्ट चल रहा होता है जिसमें डू कावा और वो परफॉर्म कर रहे होते हैं और वो फर्स्ट प्राइज भी लाते हैं, पर इसमें भी डू कावा को कोई इज्जत नहीं देता। इसके बाद से ही हम एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड स्टार्टिंग में हमको डू कावा को दिखाया जाता है जो कि कंप्यूटर के सामने बैठा होता है और वो एक प्लेटफॉर्म पे लाइव आता है जिसका नाम है पापारिका टीवी। जैसे पूरे वर्ल्ड पे यूट्यूब फेमस है वैसे ही कोरिया पे एक चैनल फेमस है जिसका नाम है पापारिका। और हमें मोटे वाले ह्यूंग सुक को भी दिखाया जाता है जो कि डू कावा के साथ ऑनलाइन पे कनेक्टेड था। डू कावा कहता है कि मैं एक रूम क्रिएट किया है जिसका नाम है डू कावा रैप रूम। और ह्यूंग सुक ये सोच रहा होता है कि डू कावा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो फेस्टिवल के बाद भी ऑनलाइन पे लाइव स्ट्रीम करने की उसके पास हिम्मत है। उसके बाद कुछ न्यू लोग होते हैं जो कि ये रूम देखते ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उस पर क्लिक करते हैं और मन में ये एक्सपेक्टेशन है कि इस पर एक गुड लुकिंग रैपर आ जाए, पर उसका ठीक उल्टा ही होता है। जैसे ही वो मोटा वाला ह्यूंग सुक और डू कावा को देखते हैं वो कमेंट पे ये लगते हैं कि फक यहाँ पर एक पिग है, और एक बंदा लिखता है कि यहाँ पर एक पिग नहीं 2 पिग है। ये सब देख के ह्यूंग सुक पूरी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो अभी कुछ किए ही नहीं और इतना बुरा कमेंट। वहीं पर डू कावा बहुत ज़्यादा शांत बैठा होता है। डू कावा कहता है कि जो फर्स्ट ट्रायल लाइव स्ट्रीम था वो बहुत ज़्यादा ही गंदा था, अभी कैमरा ऑफ कर दो। हालांकि हमको 10 मून बैलून मिले हैं और वो भी किसी ने हंस के हमको दे दिए होंगे। हिंसू कहता है कि ये मून बैलून क्या है। डू कावा कहता है कि ये मून बैलून को एक्सचेंज करके हम 100 येन कलेक्ट कर सकते हैं। हिंसू कहता है क्या इसे एक्सचेंज करके हम मनी अर्न कर सकते हैं। डू कावा कहता है कि ये तभी एक्सचेंज होगा जब आपके पास 4000 मून बैलून्स हो गए और इसमें से आपको 40% मिलेगा। और मेरे को इस मून बैलून पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, बट जो पॉपुलर बीजे होते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। बीजे का मतलब है ब्रॉडकास्टिंग, जो कि मतलब हमारे यहाँ जैसे फेमस यूट्यूबर रहते हैं वैसे ही। डू कावा फिर से कहता है कि हमारे स्कूल में फैशन डिपार्टमेंट में एक बीजे है। ह्यूंग सुक यहाँ पर घबरा जाता है क्योंकि वो भी फैशन डिपार्टमेंट में ही था। इसके बाद हमको सीधा स्कूल पे वही बीजे को दिखाया जाता है जिसका नाम आता है किमवी। हाँ भाई, जो कि कंसर्ट के दिन कार में आई थी, कुछ याद आया? वो ह्यूंग सुक की दीवानी हो गई थी वो परफॉर्मेंस देखकर। वो सीधा जाके ह्यूंग सुक को कहती है कि मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा था और तुम क्या गा रहे थे। ह्यूंग सुक किमवी को देख के चौंक जाता है क्योंकि किमवी एक बेस्ट बीजे थी। इसके साथ किमवी ह्यूंग सुक को एक पर्स गिफ्ट करती है। ह्यूंग सुक वो पर्स को देख के ये सोच रहा होता है कि ये पर्स ये तो बहुत ज़्यादा ही महंगा ब्रांड का है जो कि मेरी मॉम को शादी के टाइम पे गिफ्ट मिला था और मॉम उसे बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट डेज में बाहर लाती है और वो इस पर्स को सोने की तरह रखती है। ह्यूंग सुक डू कावा से ये सुना था कि जो बीजे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही अर्न करते हैं और ह्यूंग सुक ये कहता है कि थैंक यू, आई एम सॉरी, ये बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। पर वो लड़की तो एक डिफरेंट वर्ल्ड पे होती है। वो शायद ह्यूंग सुक को पसंद कर रही थी। वो लड़की के इंप्रेशन को देख के ह्यूंग सुक को ये लग रहा होता है कि वो लड़की उसमें इंटरेस्ट है। फॉर द फर्स्ट टाइम कोई लड़की उसके बारे में सोच रही होती है। उसके बाद दोनों अपने अपने सीट में बैठे होते हैं और ह्यूंग सुक ये सोच रहा होता है कि आई होप किमवी मेरे और फिर से देखें। इसके बाद स्कूल खत्म हो जाता है और किमवी के फ्रेंड्स सब कैरियोके जा रहे होते हैं, पर आज किमवी को कैरियोके नहीं जाना, बस शॉपिंग करना चाहती है। इसके बाद सारी लड़की शॉपिंग करने चले जाते हैं। इसमें से एक लड़की जिसका नाम हन्युली होती है वो एक पाउच उठाता है और वो सबको पूछती है देखो ये कितना क्यूट है ना, पर ये पाउच सबको पसंद नहीं आ रहा था। तभी किमवी कहती है हन्युल ये पाउच तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करेगा। हन्युल कहती है तुम ठीक कर रही हो। इसके बाद हमको सीधा स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लड़की आपस में बात कर रही होते हैं। यहाँ पर हन्युल देखती है कि यू के पास वही पाउच है जो कि वो उसको लेने में मना किया था। इसके बाद क्लास में एंट्री होती है ह्यूंग सुक की, वही हैंडसम वाला ह्यूंग सुक की। ह्यूंग सुक को देख के किमवी उसके पास चली जाती है और वो कहती है कि ह्यूंग सुक देखो ये पाउच कितना प्यारा है ना। ह्यूंग सुक कहता है हाँ बहुत ज़्यादा ही प्यारा है, पर ये एक पाउच है, मेरे को तो लगे एक पेंसिल बॉक्स है। किमवी कहती है हा तुम मजाक कर रहे हो है ना। इसके बाद से ही हन्युल किमवी को बस देख रहा होता है और वो सोच रही होती है ये दोनों बहुत ज़्यादा ही अमीर साथ में एक साथ बहुत ज़्यादा ही अच्छे कपल लग रहे हैं। इसके बाद हमको और कुछ स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसमें से एक स्टूडेंट जिसका नाम ह्यूंग डूंग होता है वो एक सिगरेट पैकेट पूरी अपने दोस्त को दे रहा होता है। उसमें से एक स्टूडेंट कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से है, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही पैसे नहीं उड़ा रहे हो, अगर तुम किसी के पैसे छीन रहे हो तो छोड़ दो। और ह्यूंग डूंग कहता है नहीं मैं पापारिका टीवी पे लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। यहाँ पर ह्यूंग सुक भी था। वो लड़का कहता है अगर तुम मेरे को देखना चाहते हो तो टीवी पे लाइव आ जाओ। इसके बाद वो जो बंदा ह्यूंग डूंग होता है वो सबको अपने घर में ले जाता है और वो लाइव आता है। ह्यूंग डूंग को छोड़ के बाकी सारे लोग साइड में खड़े होते हैं, ह्यूंग डूंग को बस देख रहे होते हैं। ह्यूंग डूंग एक चड्डी में लाइव आकर उल्टे सीधे हरकत करता है।
ये सब देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। पर वहीं पर ह्यूंगडुंग को 400 मून बैलून मिल जाता है और वो लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है और वो कहता है कि ये सब करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, पर तुम अगर चाहते हो मैं तुमको ये करना सिखा दूंगा। पर सारे बंदे बस उसको देख रहे होते हैं। वो क्या करता है यार, चड्डी में आके उल्टे सीधे हरकत करता है। उसके बाद ह्यूंगडुंग पापड़ी का डिब्बे पे वैसे स्क्रॉल कर रहा होता है और उसके सामने एक लड़की लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। उसको देख के ह्यूंगडुंग उस पर क्लिक करता है और वो देखती है वो लड़की और कोई नहीं, वो लड़की हान्यूल होती है। और वो तभी देखता है कि उसको 1000 मून बैलून कोई गिफ्ट करता है। ह्यूंगडुंग कहता है कि मैं इतना सब कर रहा हूँ पर मेरे को सिर्फ 400 ही मून बैलून मिले और ये सिर्फ इतना ही करके इसको 1000 ऑफ मून बैलून मिले। और हमें हान्यूल को दिखाया जाता है। हान्यूल सिर्फ कुछ मिनट ही लाइव आ रही होती है और उसको 10,000 से भी ज़्यादा बैलून पा चुकी होती है। हान्यूल सोच रही होती है मैं ठीक यूई के जैसा कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ और थोड़ा सा संतरे ही दिखा रहा हूँ। अब समझ पा रहे होगे इसमें ही और एक बंदा 5000 उसको मून बैलून गिफ्ट कर रहा होता है। इसके बाद हान्यूल उसको थैंक्स कहती है और सबको भी थैंक्स कहता है। इसके साथ अपने लाइव स्ट्रीम को क्लोज कर देती है। हान्यूल सोच रही थी इसमें से मैं तो बहुत ज़्यादा ही अर्न कर सकती हूँ और मैं ह्यूंगसुक को यू के होने नहीं दूंगा। और एक डेविल स्माइल करती है। यू पेरिसी स्माइल देकर रैबिट की तरह बैठ कर ये कह रही थी कि गाइस कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें एक भूत था। वो इतना कहते उसको भर भर के मून बैलून मिलना चालू हो जाता है। हम देखते हैं कि एक बंदा किमी को 1000 मून बैलून गिफ्ट करता है, साथ ही और एक बंदा उसको 1500 मून बैलून गिफ्ट करता है। ये जो सारे लोग होते हैं वो आपस में ही कंपटीशन कर रहे होते हैं। इसकी वजह से किमी को भर भर के मून बैलून मिलता रहता है। ये नहीं कि किमी पहली बार लाइव स्ट्रीम कर रही थी, ये तो पुराना खिलाड़ी थी तो उसको ऐसे ही हर दिन मून बैलून मिलता रहता है। तो किमी आजकल ऑनलाइन आकर गेम खेलती है जिसका नाम है हीरोज ऑफ द स्टॉर्म। किमी कहती है आप लोग एक लड़की को गेम खेलते देखकर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा नहीं, कहकर हंस देती है। ये फिर से कहती है मेरे को ये गेम खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्या आप लोग मेरे साथ एक क्विक बैटल खेलना चाहोगे। और अपने मन में ये सोच रही होती है कि आज लाइव स्ट्रीम पे मेरे को गैंगनम लैंडलॉर्ड कोई मून बैलून सेंड नहीं किया। ये गैंगनम लैंडलॉर्ड वही बंदा होता है जो कि हान्यूल लाइव स्ट्रीम पे भी मून बैलून गिफ्ट कर रहा था और वही बंदा किमी के लाइव स्ट्रीम पे भी मून बैलून गिफ्ट करता रहता है। पर वो आज लाइव स्ट्रीम पे ही नहीं आया। किमी सोच रही होती कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है मेरे लिए। इसके बाद किमी कहती है गाइस आज मैं ना अपना लाइव स्ट्रीम यहीं पर एंड कर रहा हूँ, क्या कोई ऐसा बंदा है जो कि मेरे को ये गेम खेलने में हेल्प करेगा। साथ ही वो ये सोच रही होती कि गैंगनम लैंडलॉर्ड मेरे को बहुत ज़्यादा ही मून बैलून सेंड करता है, लेकिन मेरे को ये बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। इसके बाद वो अपने लाइव स्ट्रीम को वहीं पर क्लोज कर देती है और वो एक चेयर में बैठकर सुट्टा मारकर ये कहती है कि हाँ मैं तो थक गई। बाय द वे ये जगह को कोई भी पहचान सकता है, मेरे को ये जगह जल्दी से जल्द छोड़ना होगा और कहीं ऐसा जगह जाना पड़ेगा जहाँ पर मैं अपना लाइव स्ट्रीम कर सकूँ। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, एक रूम को ऐसा सजाना जैसे कि वो एक स्टूडियो की तरह लगे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बंदा वही रूम पे छुपा होता है जो कि किमी के बॉयफ्रेंड होता है। वो किमी से ये कहता है कि हे यूं मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, आखिर मेरे को और कितने देर छुपना पड़ेगा, क्या तुम्हारा लाइव स्ट्रीम एंड हो चुका है। यूं कहती है हाँ अभी तुम बाहर आ जाओ। यूं अपने मन में ये सोचती है कि मैं कितना लकी हूँ जो कि मेरे को इस तरह बॉयफ्रेंड मिला। क्यों मैं अपने बॉयफ्रेंड से ये कहती कि मैं अपने लाइव स्ट्रीम पे ये नहीं कह सकती कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। अगर मैंने ये बता दिया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है तो सारे लोग मेरे को मून बैलून सेंड करना बंद कर देंगे। इसके बाद यूई अपने बॉयफ्रेंड को एक पर्स गिफ्ट करती है। ये पर्स वही पर्स होता है जो कि यू ने ह्यूंगसुक को दिया था, मतलब कि सेम पर्स नहीं होता, सेम ब्रांड का होता है। इसको एक दिया था, इसको एक दे रही थी। ये पर्स को पाके बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये पर्स मेरे लिए, थैंक यू, ठीक है तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। किमी ये सोचती है कि ये बंदा फिर से जियान हाई स्कूल का बॉस है, जो जियान हाई स्कूल होता है और अपना ह्यूंगसुक का जो स्कूल होता है वो अलग अलग होता है। उसके बाद वो बंदा कहता है कि वाह ये तो एक ब्रांड का आइटम है। किमी कहती है ये तुमको पसंद आया। इसके बाद सिम शिफ्ट होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि एक बंदा जो बैठ के रो रहा होता है क्योंकि उसका ब्रेकअप हो चुका। वहीं पर एक लड़का उससे कहता है कि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, किसी गर्ल को पसंद करते रहना, अब तुम रोना छोड़ दो डेउंग, फर्स्ट लव ऐसा ही होता है। अगर तुम्हारा ये सेकंड टाइम होता तुम्हें ये जान पाती कि ये तुम्हारे लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ। इसके बाद वहीं पर दो लड़के आ जाते हैं, उनमें से एक बंदा कहता है डेउंग ऐसा रो क्यों रहा है, और एक बंदा कहता है कि इसकी बंदिश को छोड़ दिया।
और एक बंदा वहाँ पर बैठा होता है, वो कहता है कि मेरा जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड था वो भी बहुत ज़्यादा ऐसी थी। दूसरा लड़का कहता है कि मैं तो अपने गर्लफ्रेंड के लिए रोज़ दूध लेके जाता था, फिर भी मेरे को उसने छोड़ दिया। बाय द वे, जब तुम फर्स्ट टाइम किसी को प्यार करते हो तुम्हारा जजमेंट डिसअपियर हो जाता है, मतलब कि खत्म ही हो जाता है पूरी की पूरी। अगर किसी लड़के ने तुमको हंस के भी देख लिया तो तुम ये सही नहीं कर पाओगे। वहाँ पर भास्को भी बैठा होता है, वही स्कूल का गुंडा, वो भी ये कहता है कि तुम सब ये अच्छे से जान पाओगे क्योंकि तुमने भी किसी से प्यार किया है, और वो इतना कह के रोड पड़ता है। इससे हमको थोड़ी सी हिंट मिलता है कि भास्को भी किसी से प्यार करता था और वो लड़के ने भास्को को छोड़ दिया है। इसके बाद हमको किमी को दिखाया जाता है जो कि एक प्यारी सी स्माइल देखकर ह्यूंगसुक को बुला रही होती है। ह्यूंगसुक कहता है यूई। हाँ, ह्यूंगसुक यू को पसंद करता था, पर वो असल में एक मोटा लड़का होता था ना। वो यू से ये पूछती है, यूई तुमको मोटे लड़के कैसे लगते हैं, उनके बारे में तुम क्या सोचते हो? यू कहती है हम सब इंसान है और वही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ह्यूंगसुक सोचता है यू कितनी अच्छी लड़की है, मेरे दिमाग में आजकल बस यू ही चलते रहता है, और यू कितना सीधा साधा लड़की है और कितना इनोसेंट है, और वो कितना इनोसेंट है ये हम सबको पता है। यू ह्यूंगसुक को पकड़कर चल रहे होते। वहाँ पर हानुएल भी बैठी होती है। यू भी हानुएल को ऐसे देखती है कि जैसे यू ने हानुएल को हरा दिया है। इसके बाद हमको ड्यूक आवो को दिखाया जाता है जो कि पापरिका टीवी पे ऑनलाइन पे लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और वहाँ पर भी रैप कर रहा होता है। ड्यूक आवो को लाइव स्ट्रीम पे सिर्फ 3 ही लोग देख रहे होते हैं, उनमें से 2 लोग उसको भी बुरा बुरा कमेंट कर रहे होते हैं कि ये तो सुअर है। ड्यूक आवो के रूम पे भी 2 लोग होते हैं, ह्यूंगसुक और एक मोटे वाला लड़का होता है। ह्यूंगसुक जो कि अभी मोटे वाला बॉडी पे होता है और वो तीनों आपस में बकचोदी कर रहे होते हैं। उनमें से जो तीसरा चश्मिश बंदा होता है वो कहता है ड्यूक आवो बहुत अच्छा रैप करता है पर तुम्हारे पास व्यूअरशिप ही नहीं है। और वहीं पर ह्यूंगसुक सोच रहा होता है कि हुई अब क्या कर रही होती होगी। तभी जो चश्मिश लड़का होता है वो ड्यूक आवो को कहता है कि कैसा होगा अगर तुम अपने लाइव स्ट्रीम पे ह्यूंगसुक को बुला। वो अभी हैंडसम ह्यूंगसुक की बात कर रहे होते हैं, पर जो मोटे वाला ह्यूंगसुक होता है वो सोच रहा होता है मैं। इसके बाद चश्मिश बंदा कहता है जब तुमने और ह्यूंगसुक ने मिलकर स्टेज पर गाना गाया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और ये सुनकर ह्यूंगसुक रिलैक्स फील करता है और ये सोचता है अच्छा ये मेरी हैंडसम बॉडी के ऊपर बात कर रहे हैं। जो तीसरा चश्मिश बंदा होता है वो ये कहता है कि मैं कल स्कूल पे ह्यूंगसुक से ये पूछूंगा क्या तुम ड्यूक आवो के लाइव स्ट्रीम पे आना चाहोगे। ड्यूक आवो कहता है कि नहीं, मेरी वजह से फेस्टिवल के दिन उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आया था और अभी इसके लिए मैं उससे मदद नहीं मांगूंगा। तीसरा बंदा कहता है कि ड्यूक आवो तुम कितने अच्छे बंदे हो, पर वहीं पर ह्यूंगसुक सोच रहा होता है कि ड्यूक आवो वो भी ये सोच रहा होता है ये कितना सरल और अच्छा बंदा है। इसके बाद ड्यूक आवो की प्यारी सी स्माइल देखकर ये कहता है कि मेरी वजह से उसको दिक्कत आए, मैं ये नहीं चाहता। और ह्यूंगसुक ये सुन के पूरी हैरान हो चुका होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि किम हुई ऑनलाइन आकर हानुएल को देख रही होती है जो कि अभी पापरिका टीवी पे लाइव आई थी। वो देखती है हानुएल बहुत ही कम दिन में ज़्यादा पॉपुलर हो गई और किम ये सोचती है अगर ऐसे चलता रहा तो ये मेरे जैसी एक पॉपुलर विजय बन जाएगी। विजय क्या है मैं आपको पिछले वाले वीडियो पे बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखना। इसके बाद किम फिर से कहती है हानुएल मेरे को पूरी कॉपी कर रही है, मेरे जैसे बैठ रही है, मेरे जैसे कपड़े पहन रही है, यहाँ तक मेरे जैसे बात भी कर रही है, ये मेरे को कॉपी करके पॉपुलर हो रही है। हम किम को देखते हैं जो कि कुछ न्यू करने की सोच रही होती है। उसके बाद वो लाइव स्ट्रीम पे तोतली आवाज में कुछ बोल रही थी। उसको लग रहा था ये सब करके वो क्यूट लगेगी और वो सही सोच रही थी क्योंकि किमी जो बोल रही थी ऑडियंस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी ऑडियंस उसे मून बैलून सेंड कर रहे थे। ये सब देखकर किमी अपने मन में ये सोचती है मैं जो भी करूँ इससे ऑडियंस को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं सुंदर हूँ इसीलिए वो मेरे को मून बैलून सेंड करते हैं। इस दुनिया में जो लड़की सुंदर है उसके पास ही सारी पावर है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें ड्यूक आवो को दिखाया जाता है। ड्यूक आवो भी पापरिका टीवी पे लाइव स्ट्रीम कर रहा था और उसकी वही हालत थी, उसके वीडियो पे सिर्फ 2 ही लोग देख रहे थे और जो लोग देख रहे थे उसके मजाक उड़ा रहे थे। लाइव स्ट्रीम पे कोई कमेंट करता है तुम्हारा रैप तो बहुत अच्छा है लेकिन तुम्हारा शकल अच्छा नहीं है, तुम अपना शकल छुपा कर रैप करो। ये सब देखकर ड्यूक आवो का मूड ऑफ हो जाता है, ऊपर से उसके व्यूज ही नहीं आ रहे। इसके बाद ड्यूक आवो ये सोचता है जो लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनके लिए वीडियो करूंगा। तभी ड्यूक आवो को कोई बुलाता है। ड्यूक आवो कहता है कौन है। वहां पर ह्यूंगसुक आ जाता और कहता है मैं मेरे घर को ही जा रहा था और तुम्हारा दरवाजा भी खुला था, मैं सोचा तुमसे मिलके चलूं। क्या तुम भी पापरिका टीवी पे लाइव कर रहे हो और क्या तुम्हारे लाइव स्ट्रीम पे मेरे को लोगे, हम दोनों मिलके करेंगे तो अच्छा होगा जिससे हमारे फेस्टिवल पे अच्छा हुआ था।
डूकावा भी हिंगसुक को मना नहीं कर पाता और वो हाँ कर देता है और वो दोनों मिलकर एक न्यू रूम क्रिएट करते हैं। इसके बाद कुछ लोग ये लाइव को देखकर इसके ऊपर क्लिक करते हैं और अपने मन में ये सोच रहे थे ये बंदा फिर से लाइव स्ट्रीम कर रहा है। तभी वो हिंगसुक को देखकर पूरी शौक हो जाते हैं और लाइव स्ट्रीम पे भर भर कर मून बैलून सेंड करने लगते हैं। एक लड़की जिसका नाम लाला होती है वो हिंगसुक को देख के अपने दोस्त लोग को कॉल करती है और कहती है एक बंदा जेजे हाई स्कूल का वो बहुत ज्यादा हैंडसम है और वो अपने आगे ही बैठा है। उसके बाद वही लड़की जिसका नाम लाला होता है वो लाइव स्ट्रीम पे 1000 मून बैलून गिफ्ट करने लगती है और एक लड़की 2000 मून बैलून गिफ्ट करता है। ये देखकर लाला को गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि मेरे से कंपटीशन करना चाहती है। इसके बाद लाला फिर से 3000 मून बैलून गिफ्ट करती है। ऐसा करती हुई उसका सारा ही पॉकेट मनी खत्म हो जाता है और वो रोके ये कहती है मेरे पास क्यों ऐसा हैंडसम बंदा नहीं है। उसके बाद हमें डूकावा और हिंगसुक को दिखाते हैं। उनको आज लाइव स्ट्रीम पे 32 लाख से भी ज्यादा मून बैलून मिल गया था और कमीशन लगा के उनको 19 लाख का अर्निंग हुआ था। इसको देखकर डूकावा और हिंगसुक पूरी शौक हो जाते हैं। हिंगसुक अपने मन में ये सोचता है क्या पैसा कमाना इतना इजी है। इसके बाद शॉप को दिखाते हैं जहाँ पर मोटे वाला हिंगसुक बैठा होता है और वो अपने मन में ये सोच रहा था आज मेरे को जितना पैसा लाइव से मिला इस सब से मैं एक मंथ से भी नहीं कमा पाऊंगा। इतने पैसे मैंने आज जितना पैसा डूकावा से कमाया उतना पैसा मैं खर्च करूंगा कहाँ पर। डूकावा बहुत ज्यादा अच्छा बंदा है, वो मेरे को सारी पैसा दे रहा था। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया ये पैसे का आधा आधा करेंगे। क्या मैं इस पैसे से मॉम के लिए कुछ खरीदूं जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाएंगे एंड जो बाकी पैसा बचा होगा मैं क्यूमी के लिए कुछ खरीदूंगा। और वो यू के बारे में ही सोच रही होती है और अपने मन में ही खुश हो रहा होता है। इसके बाद शॉप पे कोई कस्टमर आता है और वो कोई नहीं होती, वो क्यूमी और उसका बॉयफ्रेंड आए होते हैं। क्यूमी को देखकर डूकावा से वेलकम करता है। क्यूमी उसके बॉयफ्रेंड से बात करते हुए शॉप के अंदर आ जाता है। यूई अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है क्या तुमको ठंड नहीं लग रही है। बॉयफ्रेंड कहता है मर्द को ठंड नहीं लगता। यू कहती है मेरे को तो लग रहा है तुमको ठंड हो रहा है। इसके बाद जो हमारा हिंगसुक होता है वो यूई को देखकर ये सोचता है क्या यूई के साथ जो बंदा है वो उसका भाई है। यू हमारे शॉप पे इतनी रात को आई है इसलिए वो अपने साथ अपने भाई को लेकर आई है। ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन तभी यूई और उसके बॉयफ्रेंड टेबल के ऊपर एक गुब्बारा का पैकेट रख देते हैं। इसको देखकर हिंगसुक पूरी शॉक हो जाता है और वो अपने मन में ये सोचता है ये क्या है। अपने फैमिली के साथ ये दोनों बड़े लोगों की सामान क्यों खरीद रहे हैं। यू का जो बॉयफ्रेंड होता है वो पेमेंट करने के लिए खड़ा होता है लेकिन हमारे हिंगसुक बस क्यूमी के बारे में ही सोच रहा होता है और क्यूमी के मुंह को ही देख रहा होता है। तभी क्यूमी का नजर भी हिंगसुक पर आ जाता है। क्यूमी हिंगसुक को कहती है तुम मेरे को ऐसे देख क्यों रहे हो। फॉर द फक तुमने क्या जिंदगी में ऐसी चीज पहली बार देखी है। तुम एक सुअर जैसे हो। लेकिन जो हिंगसुक होता है उसके तरफ से हमको कुछ रेस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिलता। वो बस यू को ही देख रहा होता है। इसमें जो यू का बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है छोड़ो आज के लिए हम सब ये नहीं करते हैं, आज मेरा मूड ऑफ हो गया। यू कहती है तुम कहना क्या चाहता हो मैं ये नहीं खरीदूं। बस द फक हिंगसुक अभी भी सोच रहा होता है क्या ये क्यूमी की जुड़वा बहन है। इसके बाद जो यू का बॉयफ्रेंड होता है वो हिंगसुक को देख के ये कहता है ए मोटे सुअर उसकी तरफ देख क्या रहा है, मेरे तरफ देख और उसके बारे में सोच क्या रहा है तू। हिंगसुक अभी भी पूरी स्पीचलेस होता है। वो अपने मन में ये सोच रहा होता है मेरी हैंडसम बर्ड से तो ये कितनी अच्छी से बात करती है लेकिन वो आज मेरे से अच्छी बात कर रही है। ये यूई हो ही नहीं। बॉयफ्रेंड होता है वो हिंगसुक के पास आ जाता है और कहता है मेरे को पता है तुम यूई को देखो क्या सोच रहे, पर हमारा हिंगसुक अभी भी अपने दुनिया में था। और वो ये सोचता है ये वही यूई है जो कि मेरे को बताया था कि मैं मोटे और पतले में फर्क नहीं देखती और हम सब ह्यूमन ही, यही बड़ी बात है। फिर हमें दिखाता है कि जो यू का बॉयफ्रेंड होता है वो हिंगसुक के आके कहता है तुम आखिर मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे हो। पर हमारा हिंगसुक अभी भी यू को ही देख रहा था। यूई को ये बात पसंद नहीं आई और यूई हिंगसुक को गंदी गंदी गाली दे रही थी। यू का जो बॉयफ्रेंड होता है उसको अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो हिंगसुक को कहता है आखिर तुम मेरे बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो और उसे मारने के लिए जाता है। तभी हिंगसुक उस अटैक को डॉज कर लेता है। हिंगसुक को अटैक डॉज करते हुए देखकर यूई और उसके बॉयफ्रेंड पूरी शॉक हो जाते हैं क्योंकि यूई का जो बॉयफ्रेंड होता है वो 10 साल से फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है और हिंगसुक जो होता है वो हमारे एक चुटकी में उसको डॉस कर देता है। तो इसको देख के वो दोनों शॉक हो जाते हैं। जो हमारा हिंगसुक डॉस कर लेता है इस बात से यू का जो बॉयफ्रेंड होता है उससे और भी गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्ला के कहता है गंदे सुअर और उसको फिर से मारने के लिए जाता है। और हिंगसुक सोच रहा है आखिर मेरे साथ ये हो क्यों रहा है, मेरे को जो भी आ रहा है मार के चला जाता है बिना किसी बात पे। अभी यू के जो बॉयफ्रेंड होता है वो हिंगसुक को मुंह पे मारने के लिए अटैक करता है पर तभी पीछे से एक बंदा कहता है रुको और उन सबको रुकने के लिए कहता है और वो और कोई नहीं था, वो हमारा जिनसुंग ही है। यू का बॉयफ्रेंड जो होता है वो आखिर कहता है तुम कौन हो। यू कहती है ये हमारा क्लासमेट है। यू का जो बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है तुम्हारा क्लासमेट फिर यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी हमारा जो हिंगसुक होता है वो सोचता है अभी तो मैं गया, क्योंकि जो जिनसुंग होता है वो पहले से ही हमारे हिंगसुक को मारा था गंदी तरीके से। तो हमारा जो हिंगसुक होता है वो डर जाता है क्योंकि दोनों मिलके मारेंगे सोचकर।
पर हमारा जो जिनसुक होता है वो कहता है मेरे को पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम उस बंदे को मत मारो। ये सुन के ह्यूसुक रोने लगता है और कहता है जिनसुक। उसके बाद जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो जिनसुक से कहता है क्या तुम मेरे को कह रहे हो? अभी छोटे बच्चे भी मेरे को समझाएंगे, मैं क्या करूं? तुमको पता नहीं क्या मैं कौन हूँ? जिनसुक कहता है तुम कौन हो? यूई का जो बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है कि तुमने कभी जियान हाई स्कूल का लीजियोंग का नाम नहीं सुना? तब जिनसुक के नजर यूई का जो बॉयफ्रेंड होता है उसका हाथ पर आ जाता है और उसका हाथ पर एक वॉलेट था जो कि यूई ने उसको दिया था। और वो कहता है कि यूई तुम बहुत चालाक हो, तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड होने के बाद भी तुम ह्यूसुक के ऊपर ट्राई कर रहे हो। ये सुन के यूई पूरी घबरा जाती है क्योंकि यूई का सच अब सामने आने वाला था। तभी यूई अपने बॉयफ्रेंड को समझाने लगती है और कहती है तुम उसके बात पर ज्यादा ध्यान मत दो, ये हमेशा ही बकवास करता रहता है। तभी यूई का जो बॉयफ्रेंड होता है उसे चुप रहने के लिए कहता है और जिनसुक से बोलता है तुम पूरी बात क्या है बोलो। जिनसुक तभी सारी बात बोल देता है और वो कहता है कि हमारे क्लास में एक हैंडसम लड़का है, उसके पीछे यूई पूरी पागल हो चुकी है। और ये भी कहता है तुमने अभी जो पैंट पहना है ना, यूई सबसे पहले उसे देना चाहती थी क्योंकि उसने नहीं लिया इसलिए तुमको दे दिया। यूई तभी जिनसुक की बात काटने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को कहती है ये झूठ बोल रहा है, ये खुद ही मेरे को पसंद करता है। ये बात सुन के भी यूई का बॉयफ्रेंड के ऊपर कुछ असर नहीं होता और वो यूई के ऊपर बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और कहता है नहीं मैं तुम्हारे ऊपर और विश्वास नहीं कर सकता। यूई कुछ कहे उससे पहले ही एक जोरदार मुक्का मारता है उसका बॉयफ्रेंड जिससे उसकी नाक फट जाती है। ये देख के जिनसुक और ह्यूसुक पूरी शौक हो जाते हैं। यूई का जो बॉयफ्रेंड होता है ये रुकता नहीं है, यूई को बुरी तरह मारता है, उसके पेट पर और उसके हेड पर ऐसे मारता है भाई देख के दिल घबरा जाता है। उसके बाद यूई को कहता है यूई ये तुम्हारा पहली बार का नहीं है, इससे पहले भी तुम मेरे साथ ऐसे कर चुकी हो और तुमको क्या लगता है मैं पफलू हूँ तुम्हारे जैसा? तभी जिनसुक कहता है क्या तुम अपने गर्लफ्रेंड को मारते हो? तुम दोनों की दोनों ही बेवकूफ हो। ये सुन के यूई का बॉयफ्रेंड को अच्छा नहीं लगता और वो अभी जिनसुक से फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और हमारा ह्यूसुक ये सब सीन देख के पूरी घबरा जाती है और वो सोचता है पुलिस, क्या मेरे को पुलिस बुलाना चाहिए? उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें हान्युल को दिखाया जाता है जो कि अभी पापा के टीवी पे लाइव स्ट्रीम कर रही थी और उसको गैंगनम लैंडलॉर्ड भर भर के मून बलून गिफ्ट कर रहा था। हान्युल ये देखकर सोच रही थी अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं यूई को जल्द ही पीछे छोड़ दूंगा। और वो गैंगनम लैंडलॉर्ड को थैंक यू भी कहती है और वो सोचती है मेरे को लगता है ये लैंडलॉर्ड काफी अमीर है और वो एक अच्छा लड़का भी है। इसके बाद हमको लैंडलॉर्ड को दिखाते हैं जो कि देखने में काफी गंदा और एज वाला इंसान लगता था। गैंगनम हान्युल के प्यार में पूरी पागल हो चुका था और इतना पागल हो चुका था कि वो अपने परवाह ना करते हुए हान्युल को मून बैलून सेंड करता था। मतलब कि लैंडलॉर्ड केवल एक कप नूडल्स खा के ही दिन गुजार देता था। गैंगनम भी सोचता है मेरे पास तो अभी सारे पैसे खत्म हो चुका है और वो पैसे का हिसाब करने लगता है और कहता है मेरे पास अभी सेविंग के कुछ पैसा पड़ा है जिससे मैं और मून मेलन खरीद सकता हूँ जो कि हान्युल को मैं दूंगा। इसके बाद गैंगनम सोचता है हान्युल यूई से बहुत अलग है और सुंदर भी। मैं यूई को काफी सारे मून बलून सेंड किया पर उसको मेरी परवाह ही नहीं था, वो बस मेरा पैसे को लूटना चाहती थी। मैं जब उसके साथ मिलने उसके घर गया तो वो एक मेरे को गैंगस्टर के साथ नजर आई। उसके बाद कुछ बंदे गैंगनम को मैसेज करते हैं और ये पूछते हैं तुम आखिर क्या करते हो और तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? पर गैंगनम उनको झूठ मूठ पे बोल देता है मैं एक बिजनेसमैन हूँ। बाकी सारे लोग भी गैंगनम के बात को सच मानने लगते हैं। गैंगनम सोचता है ये तो सच बात है, मैं तो काफी टैलेंटेड हूँ, मेरी सोसाइटी और मेरी परिवार को कुछ परवाह नहीं। इसके बाद हमें गैंगनम के फादर को दिखाया जाता है जिनकी काफी बुरी हालत थी। वो एक बेड पर भूख से छटपट हो रहे थे पर गैंगनम यहाँ पर कुछ अलग ही हरकतें कर रहा था। वो अभी भी अपने टैलेंट के बारे में ही सोच रहा था जो कि उसके पास था नहीं। तभी एक बार हान्युल को काफी सारे मून बलून सेंड करता है। ये देखकर गैंगनम को अच्छा नहीं लगता और वो कहता है आखिर तुम हो कौन? उसके बाद गैंगनम सोचता है मैं हान्युल को हराना नहीं चाहता। वो सारी हान्युल को सेंड कर देता है। ये देखकर हान्युल काफी खुश हो जाती है और कहती है मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये सुन के गैंगनम सोचता है अगर हान्युल की शादी मेरे से हो जाती है तो उसके सारे पैसे भी मेरे हो जाएंगे और गैंगनम उसे आई लव यू टू बोलता है। यूई का जो बॉयफ्रेंड योंगलिंग अभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है हमारे जिनसुंग के ऊपर और जिनसुंग को कहता है तू पहले इधर आ तेरे को मैं नहीं मारूंगा। ये कहकर एक जोरदार मुक्का मारता है जिनसुंग को और जिनसुंग भी उस आटा को इजिली अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है और वो आटा को इतना इजिली ब्लॉक करता है उसका जो दूसरा हाथ था वो अभी भी जैकेट के अंदर था। योंगलिंग जो होता है वो अभी अपने हार को छुपाने के लिए जिनसुंग को कहता है क्या मैंने तुमको डरा दिया? पर ये असली वाला मुक्का नहीं है। ये कहकर एक और जोरदार मुक्का मारता है पर इस अटैक को भी जिनसुंग इजिली डॉज कर लेता है। और आपने तो सीरीज के अंदर देखा होगा जिनसुंग जो होता है वो मीरा को बहुत ज्यादा ही पसंद करता है और मीरा को फाइट पसंद नहीं है तो जिनसुंग किमुई से पूछता है किमुई तुम मीरा के क्लोज हो गया? यू कहती है क्या
मेरा किम? नहीं, मैं उसका इतना क्लोज नहीं हूँ। ये देखकर यू के जो बॉयफ्रेंड होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है मैं इससे फाइट कर रहा हूँ पर ये यू से बात कर रहा है, और जिनसंग को कहता है मैंने अब तक फाइट खत्म नहीं किया है। पर जिनसंग उसके बात को इग्नोर मारते हुए यू से ये कहता है कि हे यू, ये याद रखना तुमने मेरे को यहाँ पर आज नहीं देखा। मैं इस लड़के से तुमको आज यहाँ पर छुटकारा दिलाने वाला हूँ, पर ये याद रखना मैंने यहाँ पर कोई फाइट ही नहीं किया है। उसके बाद जिनसंग यंगली से कहता है एक लड़की को मारना बहादुरी की बात नहीं है। अभी यंगली जिनसंग को कहता है क्या तुमको पता नहीं मैं कौन हूँ? तब एक जोरदार मुक्का पड़ता है उसके मुंह पर। ये देखकर यंगसुक और क्यूमी पूरी शॉक हो जाते हैं। जिनसंग यंगली से स्टाइलिश से कहता है नहीं मेरे को पता नहीं तुम कौन हो। यंगली खांसते खांसते ये सोचता है मेरे को सब धुंधला धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है। जिनसंग कहता है ये तो होना ही था, इतनी बुरी तरह मारा हूँ जो मैं। लेकिन उसके बाद भी यंगली खड़ा होता है और जिनसंग को मारने के लिए जाता है, लेकिन जिनसंग उसे और एक जोरदार मुक्का मारता है और इतनी जोर से मुक्का मारता है कि उससे ये पहुंच दिखाई नहीं देता। ये सब मोटे वाले हिंगसुक देख रहा होता है और अपने मन में ये सोच रहा होता है वाओ ये कितना फास्ट है, जब मैंने इसके साथ फाइट किया था तब मैं इससे मुक्के से कैसे बच गया था। हिंगसुक ने जिनसंग की एक फाइट टेक्निक देखा था जिसका नाम है स्ट्रीट, पर वो ये सोचता है ये तो स्ट्रीट नहीं है, ये शायद बॉक्सिंग की और एक नई टेक्निक है जो वो अभी यंगली को मार रहा है। जिनसंग का जो फाइटिंग टेक्निक था उसका नाम था जाब। मोटे वाला हिंगसुक जिनसंग की फाइटिंग देखकर उसको एनालाइज कर रहा था। ये देख रहा था जिनसंग कैसे मार रहा है। वो देखता है जिनसंग फाइटिंग के टाइम पे अपने दोनों पैर को भी मूवमेंट कर रहा है। जिनसंग अभी कूद कर एक जोरदार मुक्का मारता है यंगली को, जिससे यंगली उड़ जाता है। ये सब देखकर ह्यूंगसू और यूई पूरी शॉक हो जाते हैं। ह्यूंगसू भी अपने मन में ये सोच रहा था ये जिनसंग कितना ऑसम है यार, ये वाला मुक्का स्ट्रेट से भी ज्यादा पावरफुल था। हम देखते हैं यंगली नीचे गिर जाता है और अभी जिनसंग उसको अपने पैरों से बुरी तरह मार रहा था। यंगली को कहता है एक लड़की जितना भी बुरी हो लेकिन उस पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। और अभी स्टाइलिश मार के कहता है तुमने तो ये सुना ही होगा, और ये स्टाइलिश से कहता है एक लड़की को फूल से भी नहीं मारना चाहिए। हिंगसुक और क्यूमी जिनसुक को ये कहते हैं तुमने शायद भूल कह दिया। जिनसुक कहते हैं तुम तो चुप ही रहो। जिनसुक मोटे वाले हिंगसुक को कहता है लो तुम्हारा भी हिस्सा बराबर हो गया, क्या अभी भी लग रहा है तुम्हारे साथ मैंने नाइंसाफी किया है तो तुम मेरे को एक मुक्का मार सकते हो, बट तुम ही पहले थे जो मेरे जीभ मेरा से टकराए थे। तभी हिंगसुक अपने मन में ये सोच रहा होता है इसको देख कर ये लगता है ये मेरे से माफी मांग रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है भास्को को जो अभी जिम पे था और वो बहुत भारी भारी डंबल उठा रहा था और वो अपने आप से ये कह रहा था कम ऑन ये मैं कर सकता हूँ, इतना वेट तो मैं इजीली उठा सकता हूँ। हम देखते हैं भास्को को बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा था ये उठाने के लिए। वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि उसके कान में खुजली हो रहा था, इसलिए वो बार बार डिस्टर्ब हो रहा था और सिर्फ इतनी बात पे भास्को रो रहा होता है। और यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखा जाता है लैंडलॉर्ड को जो भी कह रहा होता है मेरा अभी सारा पैसा खत्म हो चुका है और उसमें में मेरे पापा का डिसेबिलिटी के पैसे भी थे, और वो अभी सोचता है मैं और मून बैलून खरीद नहीं सकता। गैंगनम लैंडलॉर्ड का जो फादर होते हैं वो भी पैरालाइज हुए होते हैं, तो उनको जो पैरालाइज पैसा मिलता होगा उस पैसे को भी गैंगनम लैंडलॉर्ड हनील के ऊपर उड़ा दिया था। और अभी हनील जो लाइव स्ट्रीम कर रही होती है उसमें जो न्यू व्यूअर होते हैं वो उसको मून बैलून सेंड कर रहे होते हैं। इसको देखकर लैंडलॉर्ड सोचता है साले कमीने मेरे से मेरे हनील को अलग कर देंगे, और अभी सोचता है ये हनील भी यूई जैसी है, यूई जैसी मेरे सारे पैसे लूट लिया वैसे हनील भी कर रही है, आखिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, दुनिया में सिर्फ अच्छे लोग के साथ ही बुरा होता है। और वो ये भी कहता है ये हनील को मैंने जब तक पैसा दिया तब तक उसने मेरे को प्यार दिया, मतलब कि हमारे बीच सब ठीक रहा, लेकिन आज जब मेरे पास पैसा ही नहीं है तब वो मेरे को छोड़ दिया। अब हमें हनील को दिखाया जाता है जो भी लाइव स्ट्रीम को एंड करने वाली होती और वो सबको कहती आज का रात सबका अच्छा जाए। इसको देखकर गैंगनम कुछ सोचता है और बाथरूम में चला जाता है और मैं आपको बताने की कोई भी जरूरत नहीं है वो भी क्या करने वाला है। उसके बाद गैंगनम ये कहता है अभी मेरे को हनील से मिलना ही होगा और उसको सारी बात बताना होगा मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। उसके बाद वो हनील को एक स्क्रीनशॉट लेके उसको जूम करता है, यहाँ वहाँ देखता है और वो ये देख रहा होता है हनील कहाँ पर रह रही होती है। वो विंडो के बाहर देखता है और वो अपने कंप्यूटर से सर्च करने लगता है। वो विंडो के बाहर कुछ लिखा होता है और वो ठीक से दिख भी नहीं रहा था, ब्लोर ही देख रहा था, लेकिन गैंगनम को जो वार्ड दिख रहा होता वो उससे रिलेटेड सारे ही वार्ड को सर्च करता है, उससे रिलेटेड जितने भी वार्ड थे कोरिया पे सारी की सारी। उसके बाद कंप्यूटर पे बहुत सारी ही लोकेशन आ रही होती है और गैंगनम को जिस जिस जगह पर शौक होता है वो उस जगह को क्लिक करके देख रहा होता है और अभी कह रहा होता है मैं अभी हनील से फाइनली मिलने वाला हूँ। वो हनील को प्यार से जोई बुलाता है। गैंगनम कहता है अभी मैं जोई का
हस्बैंड होने वाला हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हानिल को जब स्कूल से वापस आ रही होती है। वो सोच रही होती है मैं अगर ऐसा ही करता रहूंगा, मैं अगर ऐसे ही कांस्टेंट रहता रहूंगा तो मैं यू से ही आगे चला जाऊंगा और एक बेहतर विजय हो जाऊंगा। हानिल अभी हैंडसम ह्यूंसुक के बारे में सोच रही होती है और वो ये कहती है तुम बस मेरा वेट करो ह्यूंसुक। लेकिन तब हम देखते हैं गैंगनम लैंडलॉर्ड को जो अभी हानिल के साइड में ही उससे देख रहा होता है हवस भरी नजरों से और देखकर हंस रहा होता है और हंस हंस कर ये कहता है फाइनली मैंने तुमको ढूंढ लिया हानिल। हानिल को दिखाया जाता है जो कि अभी घर में थी। हानिल अपने मम से पूछती है मम मेरे कपड़े कहाँ पर है। मम कहती है मैं तो वो धोए नहीं है, देखो वहीं पर पड़ा होगा। पर हानिल को वहां पर कुछ नहीं मिलता। वो अपने मम से फिर से पूछती है मम यहाँ पर कुछ नहीं है। मम कहती है देखो वहीं पर पड़ा होगा, मैं अभी धोया नहीं है। हानिल अपने मन में सोचते है स्ट्रेंज मैं तो वो वॉशिंग मशीन के अंदर रखा था धोने के लिए, पर कुछ दिन से ये लगातार हो रहा है मेरे कपड़े गुम हो रहे हैं। पर हम देखते हैं जो लैंडलॉर्ड होता है उसके पास हानिल के कुछ प्राइवेट कपड़े होते हैं और वो उस कपड़े को सूंघ रहा था जैसे कोई नशेड़ी नशा करता है, ठीक वैसे ही। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है मोटे वाले ह्यूंसुक को जो कि अभी शॉप में था। ह्यूंसुक ये अपने मन में ये सोच रहा होता है आज दिन बहुत ज्यादा अजीब था, मैं फुल्ली कंफ्यूज हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था यूई की पर्सनालिटी ऐसी होगी। मैं अभी पूरी कंफ्यूज हूँ, शायद मुझे अभी थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। तभी शॉप पे एंट्री होता है लैंडलॉर्ड की। लैंडलॉर्ड को देखते ही ह्यूंसुक सोचता है ये आदमी फिर से आ गया। ये आदमी रोज आता है और एक अल्कोहल करता है, पर मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब मैं इसके जैसे बिल्कुल ही नहीं बनूंगा। ये आदमी हर समय बस अपने फोन को ही देख रहा होता है, आखिर ये फोन में किसको देख रहा होता है। उसके बाद अचानक से ह्यूंसुक को दिख जाता है गैंगनम अपने फोन में क्या देख रहा होता है। गैंगनम अपने फोन में हानिल का लाइव पॉडकास्ट देख रहा होता है। उसको देखकर ह्यूंसुक पूरी शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है ये तो हानिल का पॉडकास्ट है, पर ये आदमी हानिल को क्यों देख रहा है। वो भी चलते हुए ह्यूंसुक बहुत ज्यादा शॉकिंग नजरों में गैंगनम को देख रहा होता है। लेकिन तभी गैंगनम का नजर भी ह्यूंसुक पर आ जाता है। ह्यूंसुक अपने मन में सोचता है ये तो मेरे को देख रहा है। और गैंगनम टेबल के ऊपर अल्कोहल का बोतल को रखता है और कहता है इसका पैसा कैश में दूंगा। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है। हमें हानिल को दिखाया जाता है जो कि अभी मार्केट आ रही होती है और वो अपनी फ्रेंड से मोबाइल में बात कर रही होती है। वो जो फ्रेंड है वो हानिल को पूछती है क्या तुम अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रही हो। हानिल कहती है नहीं मैं अभी चल रहा हूँ है। हानिल अपने फ्रेंड को कहती है लाइव स्ट्रीम में कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि बहुत ज्यादा ही मनी इन्वेस्ट करते हैं मेरे ऊपर। उसके बाद वो कुछ बातचीत करते हैं और कॉल को एंड करते। इसके बाद हानिल सोचती है अभी कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं, क्योंकि हानिल को अभी बहुत ज्यादा ही डर लग रहा था। सडनली कोई हानिल को पीछे से बुलाता है। वो और कोई नहीं वो गैंगनम ही होता है जो कि एक शार्मिल स्माइल देखकर हानिल को कहती है क्या आप मेरे को बता सकते हो यहाँ पर रास्ता के बारे में। दरअसल मैं यहाँ पर खो गया हूँ। हानिल गैंगनम को देख के पूरी डर जाती है और अपने मन में सोचते ये कौन है। ये तो मेरे को एक हवस बुढ़ा दिख रहा है और ये इतनी रात में मेरे से रास्ता पूछ रहा है। गैंगनम हानिल को देख के हे कर रहा होता है जो कि बहुत ज्यादा ही अजीब लग रहा था। हानिल भी गैंगनम को घबराती हुई कहती है वैसे मेरे को भी यहाँ पर रास्ता को कुछ नहीं पता। तभी वहाँ पर एंट्री होती है मोटे वाले ह्यूंसुक की और वो हानिल को कहती है भागो यहाँ से हानिल। बट हानिल ह्यूंसुक को देखकर कहती है ये पिग कौन है, मैं इसको कहीं पर देखा है क्या और इसको मेरा नाम कैसे पता। पहले एक बुढ़ा और ये अजीब वाला मोटे वाला पिग, दोनों के दोनों बहुत ज्यादा ही अजीब है। तभी ह्यूंसुक चिल्लाता है ये बुढ़ा के पास एक नाइफ है। ये सुन के हानिल थोड़ी सी डर जाती है। गैंगनम ये सुन के कुछ सोचता है और उसके बाद उन दोनों को ऊपर नाइफ से अटैक कर देता है। ये सब देख के इन दोनों की फटके चार हो जाती है। हानिल जो अपने फ्रेंड से ये कह रही होती है ये जो बेवकूफ लोग है जो कि मेरे को मनी सेंड करते हैं। इस बात पे गैंगनम चाकू लेकर अटैक करने चला जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे हस्बैंड को बेवकूफ बोलने की। ह्यूंसुक सोचता है मेरे को यहाँ से भागना होगा, पर मेरे पीछे हानिल भी है। इसके बाद गैंगनम हानिल को गाली देती हुई आगे बढ़ रहा होता है। तभी ह्यूंसुक अपने मन में जो जिनसों का फाइट है उसे याद करता है, पर तभी तक बहुत ज्यादा लेट हो चुका होता है। गैंगनम का चाकू अभी ह्यूंसुक के मुंह पर आ चुका होता है, लेकिन तभी ह्यूंसुक एक जोरदार मुक्का मारता है गैंगनम को और गैंगनम का हाथ पे जो चाकू होता है वो निकल जाता है। इसके बाद ह्यूंसुक सोचता है मैं अभी क्या करूं। फिर से जिनसुक का वो वाला मूव याद करता है और एक जोरदार मुक्का मारता है गैंगनम को, लेकिन गैंगनम उस मुक्के से बच जाता है क्योंकि ह्यूंसुक का हाथ बहुत ज्यादा ही छोटा होता है। ह्यूंसुक सोचता है ये अटैक तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये मूव मेरे लिए नहीं। इसके बाद गैंगनम कहता है तुम कौन हो। हानिल सिर्फ मेरी है और वो अपने हाथ से हानिल के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन ह्यूंसुक हानिल को कवर कर देता है अपने पेट से। गैंगनम ह्यूंसुक के पेट पर मार रहा होता है और कहता है क्यों तुम मेरे को इग्नोर कर रहे हो, मैं गंदा दिख रहा हूँ इसलिए। पर हानिल रो रही होती है क्योंकि हानिल के ऊपर लगने वाला सारा ही मुक्का अभी ह्यूंसुक को लग रहा होता है और वो सोचती है ये तो वही सुअर है जो कि पार्टी के दिन ह्यूंसुक को अपने पेट पर लग के चला गया था। यह अभी हैंडसम वाला ह्यूंसुक की बात कर रही होती है। और अभी जो गैंगनम होता है वो हानिल को कहता है तुम मेरे
को इग्नोर क्यों कर रहे हो? इसमें किया जाता है कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा ही प्यार करता हूँ और मैंने सबसे ज्यादा ही तुमको मिलन सेंड किए हैं। और गैंगनम ये कहते हुए पास में पड़ा हुआ चाकू उठा देता है और हानुल के ऊपर जैसे ही अटैक करने जाता है तभी एक उठता हुआ डम्बल आके गैंगनम के मुंह पर लगता है और वो जो डम्बल होता है वो भास्को ने ही मारा था गैंगनम को। भास्को ने हिंगसुक की बहादुरी देखकर उसे अप्रिशिएट भी करता है और गैंगनम के मुंह पर जो डंबल लगने के बाद वो नीचे गिर के ये चिल्लाता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको मार दूंगा। भास्को कहता है, मैंने सब कुछ देख लिया है हावसी इंसान। इसके बाद हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाया जाता है जब गैंगनम एक हाथ में चाकू लेकर और दूसरे हाथ में फोन देखकर जा रहा होता है और गैंगनम के पीछे हमारे मोटे वाले हिंगसुक उसको फॉलो कर रहा होता है। हिंगसुक बहुत ज्यादा ही डरा होता है और वो स्टोर को अभी खुला छोड़ के आया होता है। वो एक जगह पर पुलिस को फोन करता है और कहता है, पुलिस, यहाँ पर एक आदमी जो कि अपने हाथ में चाकू लेके घूम रहा होता है एक गली में, तुम यहाँ पर जल्दी आ जाओ। पुलिस हिंगसुक को लोकेशन पूछता है। हिंगसुक बहुत ज्यादा ही लो आवाज में बोलता है, मैं अभी एक गली में हूँ। पुलिस हिंगसुक को पूछता है, क्या वो आदमी ड्रंक है? हिंगसुक कहता है, नहीं। फिर से पुलिस पूछता है, वो जो चाकू पकड़ा है वो किस टाइप से पकड़ा है? ऐसे पुलिस हिंगसुक को बहुत सारा ही क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद हिंगसुक अपने मन में सोचता है, ये इमरजेंसी कैसे और ये मेरे को सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं। इसके बाद हिंगसुक ये सोच रहा होता है, मैं पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता और अभी कौन है जो कि मेरा ही हेल्प कर सके। और वो भास्को के बारे में सोचता है और जो पिछले समय भास्को ने हिंगसुक को अपना नंबर भी दिया था। इसके बाद हिंगसुक हेल्प करने के लिए भास्को को कॉल करता है और अपने मन में ये सोचता है, क्या भास्को मेरा फोन उठाएगा भी? तभी भास्को ने कॉल उठा देता है और ये कहता है, मैं अभी जिम पे हूँ। हिंगसुक कहता है, क्या अभी तुम बहुत ज्यादा बिजी हो? अपने मन में ही सोच रहा होता है, यहाँ पर भी कॉल करने में ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इसके बाद भास्को कहता है, नहीं, क्या मैटर है बोलो। हिंगसुक कहता है, उतना बड़ा मैटर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बंदा हाथ में चाकू लेके घूम रहा है। भास्को कहता है, तुम अभी कहाँ पर हो? हिंगसुक कहता है, मैं मेरा स्टोर के पास एक गली में हूँ। तभी हिंगसुक देखता है कि गैंगनम हानुल से बात करने लगता है, जो कि मैं कुछ देर पहले आपको बता रहा था। हिंगसुक ये देख के हानुल के पास दौड़ता हुआ चला जाता है। तभी उसका फोन नीचे गिर जाता है। भास्को पूछ रहा होता है, वो स्टोर से कितना पास है? फोन नीचे गिर जाने के बाद भास्को का आंसर नहीं मिलता। तो भास्को अभी दौड़ता हुआ जिम से वही डंबल लेके आ जाता है और वो डंबल को गैंगनम के मुंह पर मारता है। भास्को कहता है, मैंने ये सब इसलिए करा क्योंकि यही मेरा भाईचारा है। हिंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है, ये डंबल वो अपने जिम से उठा के लेके आया है, ये अपने जिम पे भी छोड़ सकता था ना, और भास्को ने ये अजीब पैंट क्यों पहना है? लेकिन अभी गैंगनम फिर से खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं गैंगनम को वो डंबल लग जाने के बाद उसका एक हाथ पूरी सूज गया है। अभी गैंगनम कहता है, मेरे साथ ये फिर से हो रहा है, लेकिन मैं अभी हार नहीं मानूंगा, मैं तुम सब लोग को मार दूंगा। और ये भी कहता है, मैंने तुमको बहुत ज्यादा ही मुनबेलवन दी है पर तुमने मेरे को इग्नोर किया। ये कहकर अपने हाथ में चाकू पकड़ लेता है और चाकू को इधर उधर घुमाकर दौड़ता हुआ कहता है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। पर उसका हाथ को भास्को पकड़ लेता है। भास्को एक हाथ से उसके गर्दन को पकड़ता है और उसे नीचे गिराना जाता है और एक जोरदार मुक्का मारना जाता है। लेकिन तभी गैंगनम के फादर आ जाते हैं व्हील चेयर से। पर ये व्हील चेयर नहीं है, आप थोड़ा सा देख लो। गैंगनम के फादर कहते हैं, रुको, उसे छोड़ दो। वो अपने सिर झुकाकर कहते हैं, मेरे को पता नहीं उसने क्या कहा है, पर प्लीज उसे तुम माफ कर दो। भास्को इस बात पर गैंगनम को छोड़ देता है। गैंगनम उसके फादर को देखकर ये कहता है, डैड, मैंने जब घर से निकला तुमने मेरा कंप्यूटर चेक करके मेरे को फॉलो करके यहाँ तक आ गए, ये बात गलत है। गैंगनम अपने फादर को ये भी कहता है, तुम क्या करोगे अगर तुमको देखकर हानुल मेरे से हेट करने लगी? आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? इसको देखकर हानुल बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और अपने मन में सोचती है, ये चोमू को मैं फिर पसंद करूँ? क्या बात कर रहा है? पर जो गैंगनम के फादर होते हैं वो जाके भास्को को पैर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, वो मेरा बेटा है, प्लीज उसे तुम माफ कर दो। लेकिन यहाँ पर जो गैंगनम होता है वो अपने फादर को कहता है, तुम यहाँ से दबाओ जाओ, अगर तुमने आज तक मेरे लिए किया है। ये सब देखकर हिंगसुक को भी याद आ जाता है जब वो भी अपने मम को ऐसा कह रहा होता है कि मम तुमने मेरे लिए आज तक किया है। उसके बाद गैंगनम कहता है, मुझसे सारे लोग नफरत होते हैं क्योंकि मैं अच्छा नहीं दिखता, कोई भी लोग मेरे को रेस्पेक्ट नहीं करते। दुनिया में सबके जिंदगी अच्छा नहीं होता है, सब लोग चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द कैसे ही अमीर बने, और जो सरकार, लड़कियां और तुम जैसे पी को बस पैसे ही मतलब है, और खासकर लड़कियां जो सिर्फ पैसे पे ही मरती है, मतलब वो देखते नहीं है वो लोग कितने इनोसेंट है, वो सिर्फ चाहते हैं कि उनसे कैसे ही पैसे कमाया जाता है। भास्को जो होता है वो दिल का बहुत ज्यादा अच्छा होता है। भास्को गैंगनम को कहता है, मैं नहीं जानता तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, पर इसके लिए तुम और लोग को गलत मत ठहराओ। क्या तुमने कभी खुद को काबिल करने के लिए ट्राई किया है? उसके बाद गैंगनम कहता है, तुमको क्या पता, जब हमारे जैसे लोग को गलत ठहराया जाता है, हम जैसे लोग जो कि सबसे नीचे से आते हैं वो कितना भी ट्राई कर ले, कितना भी हार्ड वर्क कर ले,
पहले वो आगे नहीं निकल सकते। हम जैसे लोग इस सिचुएशन से अभी बाहर नहीं आ सकते। उसके बाद भास्को थोड़ा सा चुप रहता है और वो कहता है मैं सिचुएशन से बाहर निकला हूँ। ये बात सुन के ह्यूंसुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है। हम देखते हैं इसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाता है और जो गैंगनम के फादर होते हैं वो ये चिल्ला रहा होता है, ओ पुलिसमैन मेरे बच्चे को माफ कर दो बस एक बार। पर वो पुलिस गैंगनम को अरेस्ट कर देते हैं और पुलिस जब गैंगनम को लेके जा रहा होता है तब गैंगनम बस हन्नुल हन्नुल चिल्ला रहा होता है। ये सब सुन के पीछे खड़े लोग सारे ही शॉक हो जाते हैं। उसके बाद भास्को ह्यूंसुक को कहता है तुम अभी ठीक हो, मेरे को पता है तुम अभी पहले से ज्यादा ही बेहतर हो। पर तभी हन्नुल जो होती है आकर मोटे वाले ह्यूंसुक को हक कर लेती है और ये कहती है पी क्या तुमको चोट पहुंची है, क्या तुमको कहीं पर चोट पहुंची है। हम देखते हैं हन्नुल के आंसू निकल रहे होते हैं। भास्को इसको देखकर ये सोचता है उसे अभी बहुत ज्यादा ही चोट आई होगी। भास्को ये कहता है अभी ये लंबी रात फाइनली खत्म हो गई। और उसके बाद सारे ड्रामे खत्म हो जाने के बाद स्टोर के बाहर बहुत सारे लोग ह्यूंसुक का वेट कर रहे होते हैं ताकि ह्यूंसुक आके स्टोर को ओपन करे। लोग आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि शॉपकीपर कहीं टॉयलेट पे गिर के व्यवस्था नहीं हो गया, वो इतने देर से स्टोर क्यों ओपन नहीं कर रहा है। तो इसके बाद ये लंबी रात फाइनली खत्म हो जाता है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ह्यूंसुक को जो कि अभी स्कूल में था। हर दिन की तरह सभी लड़की ह्यूंसुक का तारीफ कर रहे होते हैं पर हमारा ह्यूंसुक तो बस भास्को के बारे में ही सोच रहे होता है। भास्को ने लैंडलॉर्ड को कहा था तुम चाहो तो अपने आप को कभी भी ठीक कर सकते हो। ये बात ह्यूंसुक अपने मन में सोच रहा होता है और उसके बाद जिनसंग भी बैठा होता है। पर उसी टाइम ह्यूंसुक के पास हन्नुल आ जाती है। हन्नुल ह्यूंसुक को हाय कहती है। ह्यूंसुक हन्नुल से पूछता है क्या अभी तुम ठीक हो हन्नुल। हन्नुल कहती है हाँ मैं अभी ठीक हूँ, क्योंकि हन्नुल के साथ जो हुआ था ये बात स्कूल में सारी बच्चों को पता चल गया था। उसके बाद हन्नुल ह्यूंसुक को कहती है मुझे अभी पैसे की कीमत पता चल गया है और मैं अभी पापड़ का टीवी भी क्विट कर चुका हूँ और जो लैंडलॉर्ड ने मेरे को सुपर चैट दिया था वो भी मैंने मनी उसके फादर को दे दिया है। ये बात सुन के ह्यूंसुक थोड़ी सी शॉक हो जाता है क्योंकि उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि हन्नुल पापड़ का टीवी भी क्विट कर सकती है। ये सब के बाद हन्नुल ह्यूंसुक को उसके मोटे वाला फ्रेंड के बारे में पूछ रही होती है अभी तुम्हारा मोटे वाला फ्रेंड किधर है, मतलब वो किधर रहता है। ये बात सुन के ह्यूंसुक पूरी सदमे में चला जाता है क्योंकि वो कैसे कहता वो वही है। ह्यूंसुक का शक्ल देख के हन्नुल भी सोचने लग जाती है मैं क्या कुछ गलत बोल दिया और वो खुद को कोसने लगती है। वो मन ही मन सोच रही होती है मैं पागल जैसी बात कर रहा हूँ ह्यूंसुक के सामने। पर लेकिन तभी यूई वहाँ पर आ जाती है। यू का शक्ल देखकर पता चल जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। इसके बाद यूई ह्यूंसुक के पास आ जाती है और उसे हाय कहती है। जिनसंग ये सोच रहा होता है कि ये यूई कभी सुधरेगी नहीं। रात में इतना बड़ा कांड हो गया पर ये लड़की लड़कों के साथ फ्लर्ट करना नहीं छोड़ेगी। पर यूई एक रुमाल निकाल के जिनसंग को देती है और कहती है तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया, ये मैं जिनसंग तुम्हारे लिए लाई हूँ। जिनसंग ये देख के पूरी शौक हो जाता है क्योंकि जिनसंग की गर्लफ्रेंड मीजिन भी वहीं पर बैठी होती है। जिनसंग यू को कहती है ये क्या बोल रहे हो, कल मैंने तुमको नहीं देखा है, शायद तुम सपने देख कर आई हो। यू कहते है सॉरी मैं भूल गया कि ये बात सीक्रेट है। जिनसंग यू को कहता है क्या तुम अभी चुप रहोगे प्लीज। अभी जिनसंग बहुत ज्यादा ही डर चुका होता है क्योंकि ये सब बात मीजिन भी सुन रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डू काबो को दिखाया जाता है जो कि अभी पावर का टीवी पे लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और उसे 52 लोग की वॉचिंग आ रही होती है। लोग उसे अभी अच्छे कमेंट भी दे रहे होते हैं। ये सब देख कर डू का अभी खुश नजर आ रहा होता है। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें यूई को दिखाया जाता है। वो भी शायद घर को जा रही होती है। वो सोच रही होती है कि शायद जिनसंग मीजिन को पसंद कर रहा होता है इसीलिए वो मेरे बात का ऐसा ही बुरा मान गया। यूई जिनसंग के बारे में सोच रही होती है तभी उसे कोई पीछे से बुलाता है और वो और कोई नहीं गॉन ही होता है। गॉन को हमने सीजन 1 में देखा था जब इसके फाइट ह्यूंसुक और भास्को के साथ हुआ था। गॉन यूई को पीछे से बुलाता है और कहता है तुम यूई हो ना, वही पॉपुलर भी जो कि पापा के टीवी लाइव स्ट्रीम करती हो। तभी यूई कहती है अगर तुम हो कौन। गॉन कहता है तुम डरो मत, मैं कोई ऐसा वैसा लोग नहीं हूँ, मैं यहाँ तुमसे बिजनेस की बात करना आई हूँ। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से जिनसंग और मीचान को दिखाया जाता है। मीचान के फेस से ये पता चल रहा था कि मीचान बहुत ज्यादा ही नाराज है जिनसंग से। जिनसंग मीचान को कहता है तुम जो सोच रही हो मीचान वैसा नहीं है। मीचान कहते हैं तुम आखिर मेरे से बात ही क्यों कर रहे हो। ऐसे ही जिनसंग मीचान को मनाने में कोशिश कर रहा होता है तभी उनके सामने और एक बंदा आके खड़ा हो जाता है। वो और कोई नहीं, वो जॉन ली होता है। जॉन ली वही यूई का पुराना बॉयफ्रेंड जिसको जिनसंग बहुत ही बुरी तरह मारा था। जॉन ली जिनसंग को कहता है आखिर तुम मिल ही गए, मैं तुमको कब से कुत्ते की तरह ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ हो। ये बात से मीचान को भी पता चल जाता है कि जिनसंग फिर से कहीं फाइट करके आया है। तो वो जिनसंग को पूछती है तुम फिर से कहीं पर फाइट करके आए हो जिनसंग। जिनसंग कहता है नहीं ये। मीचान कहती है मैं जा रहा हूँ। जिनसंग उसे पीछे से बुला रहा होता है। मीचान को ऐसे जाते हुए देखकर जिनसंग बहुत ज्यादा ही डर जाता है। हम देखते हैं कि जॉन ले अपने साथ कुछ पंटर लोग को भी लेकर आया होता है जो सब वहाँ पर गांजा पी रहे होते हैं, सॉरी सिगरेट पी रहे होते हैं। जॉन ली कहता है
है, ये वही बंदा है। वो पंटर के लोग कहते हैं देखा तो वो बंदा कौन है, अरे ये बंदा तो बहुत ज्यादा ही हट है। तब उनमें से एक बंदा कहता है तुम अपना गर्लफ्रेंड को इसीलिए भेज दिया क्योंकि उसके सामने तुम शर्मिंदा नहीं होना चाहते। हम देखते हैं कि सारे लोग मिलकर जिनसोंग का मजाक उड़ा रहे होते हैं। अभी जॉन ली जिनसोंग को कहता है अभी बेटे तू तो पूरी फंस चुका है, अभी बेटा तू क्या करेगा। और पंटर लोग कहते हैं इसको तो देखो ये एक बच्चा है। जिनसोंग पूरी गुस्से से कहता है तुम लोग। पंटर लोग पूरी घबरा जाते हैं और आपस में ये बातें कर रहे होते हैं कि क्या इस जैसे बेहुदा इंसान तुमने कहीं देखा है। तभी जिनसोंग कहता है तुम लोग ने मेरा साथ ऐसा क्यों किया। पंटर के लोग पूरी डर जाते हैं, ऐसे डर जाते हैं कि उनके दांत कपकपाने लगता है। जिनसोंग कहता है मेरे पास अभी ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं खूं, और एक अजीब तरह से बोलता है। जॉन ली कहता है क्या अभी तुम सिचुएशन को समझ पा रहे हो, मेरे साथ अभी मेरा पूरी पंटर है, पर पंटर का हालत क्या है ये सबको दिख रहा होता है। तभी जिनसोंग फिर से पूरी गुस्से से लाल होके बोलता है आज का बहुत ही हो गया, मेरे पास अभी पेशेंस नहीं है, तुम सब साथ में ही आ जाओ। पर पंटर के तो फटके 4 हो चुका है। लोग बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे होते हैं पर जिनसोंग सबको ढो डालता है। उसके पंटर लोग कहते हैं मैं इसके साथ कभी कहीं पर नहीं जाऊंगा। जिनसोंग को स्कूल में देखते हैं और वो नामसो नाम के एक लड़के से बात कर रहा होता है। जिनसो नामसो से कहता है नामसो तुम तो ऑनलाइन में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो, तो क्या तुम मेरे लिए एक लिमिटेड एडिशन का सेकंड हैंड का जॉर्डन देख सकते हो। नामसो सोच में पड़ जाता है कि जिनसोंग मेरे से अच्छे से बात क्यों कर रहा है, क्योंकि आपको अगर पता होगा जिनसोंग एक गुंडा टाइप का बंदा है। नामसो फिर से सोचता है कि जिनसोंग शायद मेरे को ये बोलना चाह रहा है नामसो तुम मेरे लिए एक जॉर्डन खरीदने में मेरा मदद करो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस सारी बात से डर के नामसो भी कि जिनसोंग को हाँ कर देता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें नामसो को दिखाया जाता है जो कि अभी फ्लैट में होता है। वो जॉर्डन्स को देख रहा होता है पर जिनसोंग नामसो को जितना पैसा दिया था उसमें जॉर्डन्स बहुत ही कम चांस थे मिलने के लिए, क्योंकि जॉर्डन्स एक तो लिमिटेड एडिशन का होता है, ऊपर से उसको पॉपुलर लोग भी पहनते हैं जिससे उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है। इसीलिए जॉर्डन्स का प्राइस बहुत ज्यादा ही होता है। तो इसीलिए जिनसोंग जो नामसो को पैसा दिया था उसमें बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो रहा था। फिर नामसो एक बंदे को मैसेज करता है और कहता है क्या तुम अपने जॉर्डन्स को $300 में मेरे को बेचोगे। तो उस तरफ से रिप्लाई आता है हाँ मैं बेचूंगा, पर वो जॉर्डन्स पहनने का हालत में नहीं होंगे, क्या तुम्हें वो चलेगा। यहाँ पे नामसो को रियलाइज होता है कि इतने पैसे से जॉर्डन कहीं से भी नहीं मिलने वाले और वो डर से सोचता है मेरे पैसे से मैं उसको जॉर्डन्स खरीद के दे दूंगा। हम देखते हैं कि ये बात सुन के नामसो रो रहा होता है, पर उसके बाद वो और एक ट्राई मारने की सोचता है और एक बंदे को मैसेज करता है क्या तुम अपने जॉर्डन्स मेरे को $300 में बेचोगे। चलो $300 में डन करते हैं, मैं बेचूंगा इसको। ये सुनने के बाद नामसो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाता है। फिर नामसो उस बंदे को पूछता है कहाँ पर मिल सकते हैं। उधर से रिप्लाई आता है मैं तुम्हें ये कुरियर कर दूंगा। कुरियर का नाम सुन के नामसो थोड़ी सी घबरा जाता है और सोचता है कुरियर थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि नामसो के साथ कुरियर में घपला हो गया था तो इसीलिए वो डर रहा था। इसलिए वो सोचता है कि वो रिस्क नहीं ले सकता, ऊपर से ये पैसे उसके नहीं है जिनसोंग के। अगर जिनसोंग के साथ ऐसा होता है और उसे पता चल जाता है तो वो मुझे मार देगा। इसे नामसो उस बंदे को मैसेज करता है मैं पहले उसको देखना चाहता हूँ आंखों से और फिर मैं उसको खरीदूंगा। उसके बाद वो बंदा रिप्लाई देता है अच्छा तुम्हें वो देखना है तो ठीक है तुम मेरे को मैसेज करो। और ये मैसेज का नाम सुन के नामसो थोड़ी सी हैरान हो जाता है, क्योंकि बंदा ऐसा डायरेक्ट मैसेज करने के लिए नहीं बोलते। उसके बाद नामसो प्रोफाइल में जाके देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये एक लड़की थी और ऊपर से बहुत ज्यादा ही सुंदर थी। उसको देख के नामसो के दिमाग में लड्डू फूटने लगता है और नामसो उसको मैसेज करता है तुम तो बहुत ज्यादा ही सुंदर। उस लड़की भी नामसो को क्यूट बोल देती है। ये सुन के नामसो साथ में आसमान में हो जाता है। फिर नामसो उस लड़की को मैसेज करता है आखिर तुम्हारे पास ये शूज किधर से आए। तब वो लड़की मैसेज का रिप्लाई देते हुए ये कहती है ये शूज मेरे नहीं है, मेरे भाई का है। मेरे भाई अभी आर्मी में भर्ती हो चुका है तो मैं सोचता हूँ उसकी जॉर्डन बेच दूं, अभी मेरा ये जॉर्डन कोई काम का नहीं है। फिर नामसो पूछता है क्या हम मिल सकते हैं। लड़की रिप्लाई देती है ऐसे तो मैं अनजान लोगों से मिलता नहीं हूँ। ये बात सुन के नामसो जिनसोंग को थैंक्स कहता है, क्योंकि उसके वजह से ही वो एक लड़की से बात कर रहा है। फिर से सीन चेंज होता है और हमें स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पर नामसो बहुत ज्यादा स्माइल देकर जिनसोंग से बात कर रहा होता है और वो बोलता है मेरे को सेलर मिल गया है और आज शूज मेरे को मिल जाएगा। ये बात सुन के जिनसोंग कहता है तुम चुप रहे हो, तुम्हें इतना सब करने की जरूरत नहीं है। नामसो कहता है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे पास मदद करना चाहता हूँ और वैसे भी असली और नकली चीज को परखने में मैं काफी माहिर हूँ। और नामसो ने जिनसोंग को ये नहीं बताया था कि वो सेलर एक लड़की है। इस तरह नामसो को दोनों तरफ से फायदा हो रहा था, एक तो जिनसोंग का काम हो रहा है और दूसरी तरफ वो एक लड़की से मिल भी रही है। ये बात सुन के जिनसोंग सोचता है कहीं इसको जॉर्डन और सस्ते प्राइस में तो मिल नहीं गया और ये मेरा पैसा हड़प तो नहीं रहा है। और वो कहता है चलो कोई बात नहीं है, इस बार मैं इसे छोड़ देता हूँ। इसके बाद नामसो को दिखाया जाता है जो पूरी तैयार होके उस लड़की को मिलने जाता है। नामसो अपने बॉडी के ऊपर कुछ लगाता है जिससे वो पूरी हैंडसम लग रहा होता है। हम
देखते हैं कि उस लड़की ने नामसू को कुछ जीआर स्टेशन पे बुलाया था। तो नामसू वहां पर जाके उस लड़की को ढूंढने लगता है। तो पीछे से कोई कहता है एक्सक्यूज मी, जिससे नामसू पीछे मुड़ता है और वो देखता है पीछे वही लड़की थी। नामसू वो लड़की को देख के पूरी गार्डन हो जाता है। वो लड़की नामसू को पूछती है क्या तुम वही हो जिसे वो जॉर्डन चाहिए थे? नामसू कहता है हाँ, मुझे वो जूते ठीक से देखना है, तो चलो कोई काफे में जाते हैं। लेकिन पीछे से दो बंदे नामसू के कान में हाथ डाल के कहते हैं कि आगे देखो और चलो, अगर तुमने चिल्लाया या तुम्हारा मुस्कान गायब हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नामसू उस लड़की को देखता है। लड़की के मुंह पे कोई भी रिएक्शन नहीं था, जिसे ये पता चल रहा था कि वो लड़की भी उनके साथ मिली हुई है। उसके वो सब लोग नाम को लेकर सुनसान गली में चले जाते हैं और उससे सारी पैसे ले लेते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है इसके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है, जिसे ये लड़की को काफे में लेने वाला था। नामसू सोच रहा होता है ये एक ड्रीम होता तो अच्छा होता। तभी वो लड़की कहती है मैं तुम्हें कितनी बार मना करूं, तुम मेरे डीपी अपने फोन पे मत लगाओ। इसके बाद वो लोग नामसू से सारे पैसे ले लेते हैं, जो कि पूरे $300 थे। उनमें से मिडिल वाला बंदा कहता है ये और भी आसान हो सकता था अगर ये कुरियर पे होता। चलो तुम एक गधे इंसान हो, क्या तुम्हें ये वाला जॉर्डन चाहिए था? हाँ निकल। पर नामसू को इन लोगों से डर नहीं लग रहा था, उसको जिनसंग से डर लग रहा था, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि अगर ये बात जिनसंग को पता चल गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं इनको ऐसे जाने नहीं दे सकता, इनको मैं जिनसंग का नाम बताता हूँ। नामसू ठीक वैसे ही करता है। नामसू उनको कहता है ये पैसे मेरे नहीं है, ये एक बॉक्सर का है, प्लीज ये मेरे को दे दो। तो उनमें से एक बंदा गाली देके कहता है क्या तुम क्या कह रहे हो? इट्स फनी, क्योंकि उनमें से जो मिडिल वाला बंदा होता है वो भी एक बॉक्सर होता है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि आगे क्या होने वाला है, या तो नामसू की पिटाई होगी या वो लोग नामसू को पैसे दे दे। ये सब के बाद नामसू स्कूल आता है और उसके दर्द भरी कहानी जिनसंग और ह्यूंगसुक को बता रहा होता है। तभी जिनसंग नामसू से कहता है क्या सच में उन्होंने तुम्हारे सारे ही पैसे लूट लिए? ये सुनने के बाद नामसू सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि जिनसंग एक गुंडा टाइप का बंदा है और वो इतने प्यार से कैसे बोल सकती। ये बात थोड़ी सी नामसू को हजम नहीं हो रहा होता है। तो नामसू जिनसंग को कहता है क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? जिनसंग कहता है अभी मेरे को यकीन हो गया है कि तुम मेरे को झूठ नहीं बोल रहे हो, और एक डेविल स्माइल करता है। ये सब बात कर रहे होते हैं तभी वहां पर यूई आ जाती है। यूई को देखकर ह्यूंगसुक सोच रहा होता है अभी यूई हमारे साथ कुछ ज्यादा ही मिल रही है। तभी यूई कहती है अब भी तुम किस बारे में बात कर रहे हो जिनसंग? उसके बाद जिनसंग नामसू के साथ जो भी कुछ हुआ है वो बताता है। यूई नामसू को कहती है नामसू तुम्हारे पास तो उनका नंबर जरूर होगा। नामसू कहता है हाँ मेरे पास उनका नंबर है, और वो नंबर वो यूई को देता है। यूई जैसे ही वो नंबर को चेक करते हैं तो उसके प्रोफाइल डीपी में वही लड़की का फोटो होता है। यूई इसको देखकर कहती है यार ये तो एक लड़की है। नामसू कहता है हाँ मेरे को वही यही लगा था, पर उसके साथ 2-3 बंदे भी रहते हैं। ये बात सुन के जिनसंग गुस्सा हो जाता है और कहता है मेरे को अभी सब कुछ समझ आ रहा है नामसू तुमने जो किया है, पर ये बारी मैं तुमको माफ कर रहा हूँ। ये वो नंबर को चेक कर रही होती है तो उसको पता चला वो लोग ऐसे ही फेक काम करके लोग को ठगते हैं, और ये नंबर पर बहुत ज्यादा ही रिपोर्ट आया है। यूवी जिनसंग को कहती है तुम भी इन लोगों से प्रोडक्ट खरीदने के लिए मैसेज करो और उनको बोलो कि तुम उनसे पर्सनली मिलना चाहते हो। ये बात सुन के जिनसंग बहुत ज्यादा ही गुस्से से कहता है मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरा पैसे चुराया। यू कहती है तुम उनको मैसेज करने से पहले एक बार अपना डीपी चेंज कर लेना, क्योंकि वो लोग सिर्फ इनोसेंट बंदे को ही टारगेट करते हैं, लाइक नामसू भी रो के कहता है यू जो बोल रही है वो ठीक बोल रही है। उसके बाद यूवी उनकी क्लास का और एक सिंपल लड़की का फोटो उठाता है, जो लड़के को इन लोग जो भी बात कर रहे होते उसको कुछ मालूम नहीं होता है। उसके बाद जिनसंग अपना प्रोफाइल फोटो चेंज करता है और वो इस काम वाले गैंग से बात करता है। जिनसंग उनको मैसेज करता है हेलो मुझे कि ऑफ टेम्पो और पिकअप चाहिए था। तो 6 मिनट के बाद उस तरफ से मैसेज आता है कि तुम जो बोल रहे हो वो प्रोडक्ट हमारे पास है और ये हम तुम्हें कुरियर कर देंगे। तो जिनसंग कहता है मेरे को कुरियर नहीं चाहिए, मैं तुमसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ। तो स्कैमर वाले बंदे कहते हैं तो जियन स्टेशन कैसा रहेगा, तुम वहां पर आ जाओ और ट्रेन के टिकट के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। जिनसंग यू को कहती है वो मेरे को जियन स्टेशन पे बुला रहे हैं। जियन स्टेशन का नाम सुन के नामसू जोर से कहता है क्या जब वो मेरे को भी बुला रहे तो वो भी जियन स्टेशन पे बुला रहे थे। यू कहती है इसका मतलब ये है कि वो स्कैमर का घर जियन स्टेशन के आसपास ही है और वो लोग के साथ ऐसे ही अच्छे से बात करके उनको ठगते हैं। ये उनका एक कॉमन टेक्निक है। ये सब सुन के ह्यूंगसू कहता है पर यू तुमको ये स्कैमर के बारे में इतना नॉलेज कैसे? यू कहती है मेरा बॉयफ्रेंड भी ऐसे ही काम करता था। ये सब बात जिनसंग की गर्लफ्रेंड भी सुन रही होती है। ह्यूंगसू यू को कहता है अगर तुमको पता था तुम्हारा बॉयफ्रेंड ये सब काम करता है तो तुम उसको रोके क्यों नहीं? उसके बाद कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वही स्कैमर को दिखाया जाता है जो कि और एक बंदे के साथ काम कर रहे होते हैं। तभी वो जन कहता है ये तो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो जो बंदे के साथ काम कर रहे होते हैं उस बंदे के प्रोफाइल डीपी में एक बच्चे का फोटो होता है और वो रियल में तो तीनों मोटे वाले लड़के होते हैं। तीनों बंदे से एक बंदा कहता है क्या तुम लोग सच में बास्टर्ड हो, तुम लोग रंग बंदे के साथ काम करने की सोच रहे हो। स्कैमर कहता है तुम लोग बहुत दूर से आए हो तो तुम्हारे पास जितने भी पैसे है तुम यहाँ पर रखो और चलते बनो, चिंता मत करो, ट्रैवल की फी मैं तुम्हें दे दूंगा। तो ये तीनों बंदे बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं और इनमें लड़ाई हो जाती है। सबसे पहले एक बंदा जाता है तो उसका एक जोरदार लात पड़ता है और
उसको देखकर और दो बंदे चुप हो जाते हैं। उन स्कैमर में से एक मोटा वाला लड़का और एक के ऊपर अटैक करता है और कहता है क्या जूडो करने की सोच रहे हो? मेरे को भी बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो गया ये जूडो करते हुए और जूडो में मैं बहुत ज्यादा ही माहिर हूँ। ये कहते हुए उस लड़के के फिंगर में अपना फिंगर फंसा लेता है और मोड़ लेता है और एक बंदा बचा था। तो स्कैमर कहता है तो देखा क्या हुआ नतीजा, तुम चाहते हो ये हम कंटिन्यू रखें? तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इनमें से सबसे ताकतवर मैं ही हूँ। मोटा वाला लड़का पूरा ही डर के चिल्ला रहा होता है और उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो सब स्कैमर को दे देता है। उसके बाद भी वो स्कैमर वो मोटे वाला लड़के को बहुत ज्यादा ही मारता है और अपने टीममेट से कहता है चलो आज का काम तो हो गया है, अभी खाना खाने चलते हैं। उनके टीम में जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा ही घबराई हुई थी क्योंकि ये जो लोग काम कर रहे थे वो इस लड़की का फोटो का यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें जिनसंग को दिखाया जाता है। जिनसंग को उन स्कैमर से मिलने के लिए बहुत ज्यादा ही तड़प रहा होता है। जिनसंग का जो तीनों पॉइंटर होते हैं वो भी शौक हो जाते हैं जिनसंग को ऐसे देखकर। यहाँ पर ह्यूंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है ये सब गए तो वहाँ पर हंगामा हो जाएगा। जिनसंग कहता है हम दोपहर के 3 बजे जियान स्टेशन पर जाएंगे। तो तीनों पॉइंटर कहते हैं तो जल्दी चलो, हम सबसे पहले खाना खाने जाएंगे। जिनसंग कहता है तुम लोग नहीं जाओगे, सिर्फ मैं जाऊंगा। ह्यूंगसुक ये सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है मैं भी इनकी मदद करूंगा क्योंकि ये लोग भी मेरे को अपना टीममेट्स मानते हैं। उसके बाद हमें भास्को और उसके दोस्त को दिखाया जाता है। भास्को का जो दोस्त होता है वो भास्को से पूछता है आखिर भास्को ये तुम कौन सी खेती कर रहे हो? भास्को कहते हैं ये एक फ्रूट की खेती है, एक्चुअली ये बहुत ही अच्छे फ्रूट है तो मैं इनका सीड को सेव कर रहा हूँ। भास्को का दोस्त कहता है आखिर भास्को ये कौन सा फ्रूट का बीज है, क्या ये फ्रूट पकने के बाद ये तुम हमारे साथ शेयर करोगे? भास्को कहता है ये फ्रूट का नाम डोरेन है और इसको फ्रूट का किंग भी कहते हैं। भास्को का दोस्त अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इसको कैसे बताऊं कि ये फ्रूट साउथ कोरिया में उगाया नहीं जा सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि भास्को का नजर सीधा जाके ह्यूंगसुक पर आ जाता है जिसके पीछे जिनसंग और उसके पॉइंटर के लोग भी आ रहे होते हैं। भास्को ह्यूंगसुक से पूछता है हे ह्यूंगसुक आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो जिनसंग भास्को को सारी बात बताता है जो कि नामसो के साथ हुआ था। भास्को कहता है क्या उसको बहुत ज्यादा ही चोट आया है? ये तो बहुत ज्यादा ही बुरा हुआ। उसके बाद भास्को अपने मन में कुछ सोचता है और कहता है वो लोग बहुत ज्यादा ही बुरे हैं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। भास्को का दोस्त कहता है भास्को अगर तुम फाइट करने जा ही रहे हो तो तुम अपने साथ अपने गैंग को भी लेके जाओ। भास्को कहते हैं नहीं मैं अकेला जाऊंगा और मैं आने तक कोई भी फाइट नहीं होना चाहिए और मेरे सारे बीज बो देना तुम। ये सब देखकर जिनसंग भी अपने पंटर को कहता है तुम लोग भी चले जाओ। पंटर के लोग कहते हैं तुम सही कर रहे हो, हमारा वहाँ पर कोई भी काम नहीं है तो चलो सब खाना खाने चलते हैं। तभी पंटर में से एक कहता है अगर वहाँ पर बहुत सारे लोग हुए तो ये तो सही बात कर रहा है और थोड़ी सी टीम के ऊपर नजर डालता है और वो रिलैक्स हो जाता है क्योंकि टीम पे भास्को ह्यूंगसुक और जिनसंग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही पावरफुल होते हैं। उसके बाद ये तीनों स्टेशन पे जाते हैं। तो भास्को कहता है मेरे पास अभी ट्रेन का फी नहीं है तो तुम दे देना। जिनसंग कहता है आखिर तुमको यहाँ पर बुलाया किसने था? फिर ह्यूंगसुक इन दोनों को शांत करता है। हम देखते हैं इनके पीछे पीछे यूई नामसो को लेकर आ रही होती है और उनके पीछे जिनसंग का गर्लफ्रेंड मीजिन भी आ रही होती है। अभी ह्यूंगसुक भास्को और जिनसंग जियान स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। अभी उनके पास बहुत टाइम होता है वो उस कामा से बात करने के लिए। तो ये सब एक काफे में जाते हैं। जैसे ये सब काफे में घुसते हैं तो हर बार की तरह सबका नजर बस ह्यूंगसुक पर आ जाता है। उनमें से एक लड़की कहती है वाओ देखो वो लौंडा कितना हैंडसम है और उनके स्कूल के यूनिफॉर्म यहाँ से तो नहीं लग रहे, वो शायद बाहर का है। और कुछ तो ये भी कहती है ये कौन है, सेलिब्रिटी है क्या? पर उनको 3 बंदे बहुत ज्यादा ही गुस्से से देख रहे होते हैं और जिनसंग भी उनको ताड़ रहा होता है। पर भास्को को यहाँ पर घंटा फर्क भी नहीं पड़ रहा होता है, वो मस्त अपने कॉफी में लगा होता है। ह्यूंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है ये लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं, इनको मरना है क्या? जिनसंग भास्को को कहता है भास्को क्या हमें उनके ऊपर अटैक करना चाहिए? भास्को कहता है अरे चिल करो यार, हम यहाँ पर बहुत जल्दी पहुँच गए तो हमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पर लोकल काफे में, तो तुम क्या मेरे लिए एक दूध का ग्लास मंगा सकते हो? जिसको कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर दूध चाहिए? तभी जिनसंग का नजर बाहर पड़ता है जहाँ पर यूई नामसो और मिजुन होते हैं। मिजुन यूई को कहती है मैं कब से जिनसंग का फोन को ट्राई कर रहा हूँ कॉल करने की पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैं तो यहाँ पर शॉपिंग करने आई थी पर मैं जिनसंग को ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। पर नामसो एक ही बात कर रहा होता है मेरे को जाने तो मैं घर जाऊंगा। जिनसंग काफी से उठ के बाहर आ जाता है और यूई मिजुन और नामसो के पीछे से बुलाता है और उनके पास चला जाता है। जिनसंग मिजुन के कांधों के ऊपर अपना हाथ रखता है और कहता है आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उनके बीच में यूई कहती है क्या जिनसंग ये सब खत्म होने के बाद हम क्या हो जाएंगे? और यूई जो बात कर रहे होते हैं जिनसंग उसके बात के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता। मिजुन कहती है मैं यहाँ पर बुक खरीदने आई थी और मैं सोच रही थी कि ये सब काम खत्म होने के बाद हम थोड़ा सा घूमने जाएंगे पर तुम शायद कैरियोके जाना पसंद करोगे। जिनसंग कहता है ऐसे कोई बात नहीं है, थोड़ा सा रुको, एक बार मेरा काम खत्म होने दो तो हम सब मिलके कैरियोके जाएंगे। नामसो बीच में बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा प्लीज। जिनसंग कहता है तुम नहीं। तभी पीछे से कोई कहता है आखिर तुम यहाँ पर हो, फाइनली हमने तुमको ढूंढ लिया। जैसे जिनसंग पीछे
पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि उसके पीछे वही तीनों बंदे होते हैं जो कि काफे में उसको देख रहे होता है। जिस जगह अपना मन में ये सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए मेरे को ढूंढते हुए, तभी वो तीनों बंदे से एक बंदा कहता है, ए भाई वो 2 लड़कियों को देख यार, बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है, इनके बारे में हम ओजन को बताएंगे, वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाएगा। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है किसकी पसंद और नापसंद की बात कर रहे हो। वो बंदा और कोई नहीं, ओजन होता है। ओजन कहता है तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, पहले से ही मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है पेरिस। नामसो जिनसोंग को कहता है, जिनसोंग ये वही वाला लंडा है जो कि तुम्हारा सारा ही पैसा लूट लिया। जैसे ही जिनसोंग पीछे मुड़ता है तभी एक जोरदार मुक्का पड़ता है जिनसोंग के मुंह के ऊपर। ये सब देखकर यूई, नामसो और मीजान पूरी ही घबरा जाते हैं। यहाँ पर जिनसोंग को कुछ मालूम होता है, उससे पहले ही वोजिन जिनसोंग को बस मार रहा होता है और मार के नीचे लेटा देता है धोखे से। वोजिन का नजर नामसो के ऊपर पड़ता है तो वोजिन समझ आता है कि सारा मामला क्या है और वो नामसो से कहता है, अच्छा तुम अपने साथ अपने दोस्त को लेकर आ रहे हो, ये वही तुम्हारा दोस्त बक्सर वाला दोस्त है जो कि मेरा एक भी अटैक डिफेंड नहीं कर पाया। जिनसोंग को ऐसा पड़ा हुआ देखकर मीजन पूरी ही घबरा जाती है और वो वोजिन के ऊपर एक पत्थर मारती है। वो पत्थर से वोजिन इजीली डिफेंड कर लेता है और वोजिन का नजर सीधा जाके मीजन के ऊपर पड़ता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मेरी पहले से ही गर्लफ्रेंड नहीं होता तो मैं इसको ही आज गर्लफ्रेंड बना लेता। इसके बाद वोजिन जाने लगता है और वो जाते हुए कहता है, अगर तुम में से कोई भी पुलिस को रिपोर्ट किया, याद रखना उस बंदे का एड्रेस मेरे पास पहले से है। तो यहाँ पर नामसो की बात हो रहा होता है। मीजन यहाँ पर पुलिस हो रहे होते हैं तो जिनसोंग मीजन के पैर को पकड़ लेता है। जिनसोंग के मुंह से खून निकल रहा होता है। जिनसोंग नामसो से कहता है, नामसो हमें अभी कितना टाइम बचे हैं उनसे मिलने के लिए। नामसो कहता है 20 मिनट। जिनसोंग कहता है यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। वोजिन और उसके दोस्त वही वाला जगह पर होते हैं जहाँ पर वो कस्टमर को बुलाकर और वहाँ पर काम करते हैं। उनमें से एक दोस्त कहता है, आज हम यहाँ पर क्या बेचेंगे। वोजिन कहता है, ये शूज। मोटा वाला फ्रेंड कहता है, आजकल हम ये शूज से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। वोजिन कहता है, जिस बंदे का कल हमने पैसे चुराया था ना, वो आज अपने दोस्त को लेकर आया था और मैंने उसको कुत्तों की तरह मारा। उसके बाद वोजिन अपने गर्लफ्रेंड से कहता है, अभी तो तुमको हमारे काम के बारे में सभी मालूम हो गया है तो मैं चाहता हूँ तुम बंदे को मैसेज करो। तभी एक भयानक आवाज में को कहता है, अच्छा तुम लोग सब यहाँ पर हो। वो बंदा और कोई नहीं, जिनसोंग होता है और जिनसोंग के साथ भास्को और ह्यूंग्स भी आए होते हैं। जिनसोंग कहता है, क्या तुम सरेंडर करना चाहते हो। वोजिन कहता है, क्या तुम यहाँ पर भी फिर से आ गए हो। एक मोटा वाला लड़का कहता है, क्या तुम इन लोग को पहले से जानते हो। वोजिन कहता है, अरे ये वही बंदा है जिसे मैं भी कुत्तों की तरह मारा था और अभी देखो वो अपने साथ अपना दोस्त को भी लेकर आया गया मार खाने। ये बात सुन के भास्को को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है और वो कहता है, ये वही बंदा है नामसो जिसने तुमको कल मारा था और तुम्हारा सारा ही पैसा लूट लिया, और वो मारने के लिए जाता है। तभी जिनसोंग कहता है, तुम रुको सबसे पहले मैं, और वो जिनको कहता है तुम तीनों ही आ जाओ। अभी वो मोटा वाला लड़का कहता है, तुम क्या कर रहे हो पता है तुमको। तभी एक लंबा वाला बंदा आता है और कहता है, तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। तभी वो क्या सोचती है, नहीं ये बंदा शायद सरप्राइज अटैक करेगा। वो बंदा कहता है, तुम कितने साल के हो। जिनसोंग कहता है, हाँ। तभी वो बंदा अचानक से अटैक करता है और वो अटैक से जिनसोंग बहुत ही इजीली डस कर लेता है। वो बंदा हैरान हो जाता है। तभी एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है उस बंदे के ऊपर और जिनसोंग वो बंदे को दीवार में पीट लेता है और वो बंदे के नाक से खून बहने लगता है। ये देखकर वोजिन और उसके गैंग के लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर ह्यूंग्स भी सोच रहा होता है, जिनसोंग बहुत ज्यादा ही कमाल का लड़का है, पर भास्को सोच रहा होता है शायद जिनसोंग अभी थोड़ा सा घायल है। भास्को जिनसोंग को कहता है, अभी मेरी बारी, पर जिनसोंग कहता है, मैं ये संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। अभी वो मोटा वाला लड़का हमला करने आता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, अच्छा ये एक बक्सर है पर मेरे को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इसको एक बार कैच कर लूं, उसके बाद इसका खेल खत्म। वो मोटा वाला लड़का जिनसोंग को कैच करने के लिए बहुत ज्यादा ही कोशिश करता है पर जिनसोंग बहुत ज्यादा ही फास्ट होता है और जिनसोंग एक जोरदार मुक्का मारता है मोटे वाले लड़के के मुंह के ऊपर और उसके नाक से खून बहने लगता है। उसके बाद जिनसोंग कहता है, अगला कौन है। वो देखता है लास्ट में वोजिन बचा होता है। वोजिन अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये इतना फास्ट कैसे, पर ये अभी बहुत ज्यादा ही थका हुआ है, इसके पैर भी कांप रहे होते हैं। ये सभी सोच के वो जिनसोंग के ऊपर अटैक करने आता है और कहता है, मैं तुम्हें हरा दूंगा। ये कह के वो जिनसोंग के ऊपर बार बार अटैक करता है और जिनसोंग बस अटैक को डस कर रहा होता है। पर भास्को जिनसोंग का प्लान को समझ जाता है और कहता है, खेल खत्म। वोजिन कहता है, मैं एक नेशनल बॉक्सर हूँ और मैंने कई सारा ही टूर्नामेंट जीता है। अभी जिनसोंग एक जोरदार मुक्का मारता है वोजिन के पेट के ऊपर और कहता है, 16 पिक्सल पंच। ये पंच पड़ने के बाद वोजिन बहुत जोर से चिल्लाता है। जिनसोंग कहता है, इतना तुम्हारे लिए काफी है, और वो मीजिन को देखता है। मीजिन जिनसोंग को एक प्यार भरी नजर से देखती है। तभी वोजिन किसी को कॉल करता है और कहता है, मेरे को यहाँ पर एक बंदा मार रहा है तो तुम सब लोग यहाँ पर आ जाओ। इतना कहते हैं बहुत सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं। ये सब देखकर जिनसोंग और बाकी सारे लोग भी हैरान हो जाते हैं। वोजिन कहता है, क्या हुआ, देखकर फट गई। हाँ। जिनसोंग अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे पास अभी थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं है। तभी भास्को अपने शर्ट को खोल लेता है और वो कहता है, तुम्हारा अभी हो गया, अभी तुम थोड़ा सा रेस्ट लो। जिनसोंग कहता है, तुम ज्यादा कूल मत बनो भास्को,
भास्को, पर भास्को के बॉडी के ऊपर टैटू देखकर ओजन के बंदे की फट जाती है। कुछ कहते हैं अरे तुम उसके बॉडी के ऊपर टैटू देख रहे हो, लगता है ये गैंगस्टर है। पर भास्को यहाँ पर उन लोग की गिनती कर रहा होता है 17, 18, शायद मैं इन लोग को हरा दूंगा। अगर मैं नहीं भी हरा सकता, मेरे पीछे ह्यूसुक भी है। भास्को ह्यूसुक को कहता है तुम मेरे पीछे का ध्यान रखना, पर ह्यूसुक थोड़ा सा घबरा हुआ होता है। तभी पीछे से आवाज आता है भास्को। वो आवाज और किसी की नहीं, भास्को का गैंग का होता है। यहाँ पर भास्को का दोस्त पूरी अपनी गैंग लेकर आया था और वो भास्को को कहता है तुम अभी थोड़ा सा रेस्ट लो। और ओजन बस भास्को का गैंग का शर्ट के ऊपर वो मार्क दिख रहा होता है जहाँ पर लिखा होता है BNC, जिसका मतलब होता है बर्न नकल। ओजन अपने मन में सोच रहा होता है ये तो फर्स्ट ईयर के मास्टर का ग्रुप है, इनका दबदबा वेस्टर्न साइड पे पूरा ही रहता है। तो इसके बाद ओजन के गैंग और भास्को के गैंग दोनों ही आमने सामने होते हैं और इन दोनों में फाइट शुरू हो जाता है। जो भास्को की गैंग था बर्न नकल, वो ओजन के गैंग के लोग को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। कोई लाते मार रहा होता है, कोई गुस्से मार रहा होता है और इतने जोर से मार रहे होते हैं कि इनके मुंह से सिर्फ चीख ही निकल रहा होता है। ओह मैं तो मर गया। ऐसे ही ओजन भास्को के देख के सोच रहा होता है अभी कुछ समय पहले मेरे को ये अंदाजा भी नहीं था मेरे सामने अभी कौन खड़ा है, ये बंदा तो बर्न नकल का लीडर है। इसके बाद भास्को उसके दोस्त बुमजाय को कहता है तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? बुमजाय कहता है ये हमारी दोस्ती ऐसी है कि मैं जान लेता हूँ। भास्को कहता है तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि भास्को हमारा थोड़ा सा सिंपल बंदा है। पर बुमजाय अपने मन ही मन सोच रहा होता है सॉरी भास्को, मैं तुमको झूठ बोला, मैं कुछ समय पहले ही तुम्हारे फोन पे एक लवर ऐप डाउनलोड कर लिया था जिससे कि मैं तुम्हारा लोकेशन जान सकता हूँ। इसके बाद भास्को जोर से कहता है पर तुम सब लोग को यहाँ पर नहीं आना था। इसके बाद भास्को के सारे ही फ्रेंड उसके तरफ देख रहे होते हैं। आखिर भास्को तुम ये क्या कह रहे हो, ये हमारा फ्रेंडशिप है। ये जो बात बोला ना भास्को, इससे हमको बुरा लगा। भास्को इस बार प्यार से कहता है पर तुम लोग सभी अभी चले जाओ और सब लोग हेलमेट पहन के जरूर जाना। मेंबर कहता है हाँ भास्को पहन के जाएंगे। पर हम देखते हैं कि अचानक से वो मोटा वाला बंदा आके भास्को के कंधे के ऊपर चढ़ जाता है। मैं अभी तुम्हें पकड़ चुका हूँ और मैं तुम्हारे शोल्डर को तोड़ दूंगा। जैसे ये खेल यहीं पे एंड हो जाएगा। पर भास्को तो भास्को होता है। भास्को उस मोटे वाला बंदे के दोनों हाथ को ऐसे ही पकड़ के उठा लेता है। वो मोटे वाला बंदा ये सोच रहा होता है ये किस तरह का स्ट्रेंथ है, ये एक मॉन्स्टर है। भास्को कहता है क्या तुम मेरे शोल्डर को तोड़ोगे? और भास्को उस मोटे वाले बंदे के शोल्डर को तोड़ लेता है। इससे जो मोटे वाला बंदा का पूरा चीख निकल जाता है। इसको देख के भास्को के दोस्त भी डर जाते हैं और आपस में बात करते हैं ये तो भास्को का खतरनाक अटैक है। और एक बंदा कहता है इसको तो अभी बहुत ज्यादा दर्द हुआ होगा। ओजन सोचता है मैं मेरे सभी सेकेंड ईयर दोस्त को बुलाया था जो कि अभी मार खा रहे हैं, पर मैंने फर्स्ट ईयर फ्रेशर को भी बुलाया था जो कि अभी आ रहे हैं, पर वो बहुत ज्यादा ही स्लो है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा जाता है जय को जो कि एक गली में अपने बाइक के सहारे बैठा होता है एंड सिगरेट को पी रहा होता है। ओजन जो अपने फर्स्ट ईयर बंदे को बुलाया था एंड वो सब आ रहे होते हैं और उसी रास्ते पे जय भी आ रहा होता है एंड जय अकेला इन सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को मार के उनके पास ही लेटा देता है। हिम्मत देख रहे बंदे की। जय अभी बैठ के आराम से सुट्टा मार के रिलैक्स हो रहा होता है। तभी पीछे से कोई कहता है ये सब क्या है। हम देखते हैं कि ये दो बंदे होते हैं। ये जो बंदे होते हैं ये जय को पूछते हैं क्या ये सब तुमने किया है? दैट्स ग्रेट। जय इनको देखता है और उसे ये लगता है कि ये भी उससे फाइट करना है, इसलिए जय खड़ा हो जाता है और इसको देख के दो बंदे कहते हैं नहीं हम तुमसे फाइट करने नहीं है, और तुमने जिन लोग को मारा है वो लोग हमारे साथ बहुत ज्यादा ही झगड़ा करते हैं, मैं उनसे थक चुका था। अभी उसका दोस्त तुम्हें बुलाता है। लास्ट में वो बंदा जय को कहता है तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, अगर तुम स्मोक करना छोड़ दोगे तो तुमको एक लवर मिल जाएगा जो तुम्हें प्यार करेगा। मैं और मेरा दोस्त भी जब सिगरेट पीना छोड़ दिए तब हमको एक गर्लफ्रेंड मिला। और उसका दोस्त उसे कहता है क्या कर रहे हो, अभी चलो यहाँ से, और वो बंदा चला जाता है वहां से। ये सब सुनने के बाद जय भी सिगरेट को फेंक लेता है। इसका मतलब क्या है, जय को भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वो फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पर अभी ओजन किसको मारने के लिए आ रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है ये बक्सर वाला बंदा एंड ये टाटू वाला बंदा तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, अगर मैं इनको मारने जाऊं तो मैं खुद ही मर जाऊंगा। मैं ये सिचुएशन पे ये दो बंदे को छोड़ के इसको मारने जाता हूँ। ओजन हमारे ह्यूसुक के बारे में बात कर रहा होता है। ह्यूसुक ओजन को देख के सोचता है मैं अभी क्या करूँ, मैं यहाँ से भाग भी नहीं पाऊंगा, मेरे पीछे मीजिन और यू भी खड़ी है। ओजन सोचता है मैं इसको मार के यहाँ से भाग जाऊंगा, इसके पीछे लड़की है जो कि मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। ओजन जिनसुंग और भास्को को देखता है जो कि अभी बस खड़े ही होते हैं। ओजन सोचता है मैं इस डरपोक को मारने जा रहा हूँ और ये दोनों इतने रिलैक्स में क्यों खड़े हैं, ये तो सिर्फ हमको ही पता है कि वो लोग रिलैक्स में क्यों खड़े हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ह्यूसुक क्या कर सकता है। ओजन एक मुक्का मारता है जिसको ह्यूसुक इजीली डॉज कर लेता है। ये देखकर ओजन चौंक जाता है। ह्यूसुक अपने मन में सोचता है मेरे पीछे अभी मेरे फ्रेंड्स है
और मैं इनको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, मैं अभी क्या करूं। और उससे अभी गैंगडम लैंडलॉर्ड वाला फाइट याद आता है, जब वो अपने जान को खतरे में डाल के फाइट किया था। हिंगसुक एक जोरदार मुक्का मारता है ओजिन के पेट को, जो कि बॉक्सिंग टाइप था, जिसको जापानीज में हुक कहते हैं। इस मुक्के से ओजिन की सिट्टी बिट्टी गूल हो जाती है। उसके बाद हिंगसुक और मूव ट्राई करता है, जिसको जापानीज में स्ट्रेट कहते हैं, और ये वाला मुक्का हिंगसुक सीधा ओजिन के मुंह के ऊपर लगाता है, जिससे ओजिन के नाक से और मुंह से ब्लड निकलने लगता है। ये सब देख के ओजिन के दोस्त भी सभी डर जाते हैं, और जिनसुक भी शॉक हो जाता है और कहता है इसे बॉक्सिंग भी आता है। और हमारे भास्को ये फाइट देख के कुछ याद करता है, और उसे याद आता है कि अरे हाँ, अरे ये बॉक्सिंग स्टाइल तो वो स्टोर वाला बंदा भी करता है, जिसको मैंने देखा था। वो मोटा वाला बंदा भी हिंगसुक को जानता है। आखिर इन दोनों में क्या रिलेशन है? शायद भास्को को कुछ शक हो रहा है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हमें हिंगसुक को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, यस मैंने एक कर दिखाया, आखिर मैंने उसको मार दिया। हम देखते हैं कि ओजिन को बहुत ज्यादा ही चोट आया हो। ओजिन के गर्लफ्रेंड आके ओजिन को कहती है हे बेबी, अपने मुंह से और निकल रहा होता है, वो अभी कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। भास्को कहता है हे ओजिन, तुम अपने गर्लफ्रेंड का ध्यान रखा करो, लड़की केवल मजे के लिए नहीं होते। यहाँ जो ओजिन का बंदी होती है, वो ओजिन के पास आके रो रही होती है। इसको देख के भास्को भी रो देता है, क्योंकि भास्को एक नरम दिल का बंदा है भाई। उसके बाद भास्को अपने दोस्त जेस को कहता है हे जेस, चलो यहाँ से चलते हैं। वो भी बिना हेलमेट के चलते हैं। तो यहाँ पे ये वाला फाइट खत्म हो जाता है, और सीन शिफ्ट होता है एक कार के ऊपर, जहाँ पर गॉन होता है। गॉन कहता है मैं यहाँ पे यूई बुलाने से आई थी, उनको उस मदद चाहिए था, पर यहाँ पे आकर लगता है ये मामला पूरा ही सेट आउट हो चुका है। बर्नकल, मेरे को यह नहीं लगा था कि ये टाइगर के बच्चे यहाँ पे भी खड़े होंगे। और सबसे सरप्राइज बात तो यह है कि वो वाला बंदा वो अभी इम्प्रूव हो रहा है, इसीलिए वो मेरे को इस बंदे के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था। वो अभी उस जो मैडम होती है जो गन के साथ आया था, वो आप देखे थे ना सीजन 1 के एपिसोड 8 पे था, उसकी बात कर रहा होता है। अभी ओजिन और उसके गर्लफ्रेंड और वो मोटा वाला बंदे जा रहे होते हैं, और वो गन को देख के कहते हैं तुम जंगो हो ना, क्या तुम मेरे को जानते हो? और उनमें से कोई कहता है हाँ हम तुम्हें जानते हैं, तुम कुछ देर से यहाँ पे रुक के फाइट देख रहे थे, और हम तुमको काफी रेस्पेक्ट भी करते हैं। गॉन कहता है ओ, तो हम सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं अभी हफ्ता वसूल करना छोड़ दिया हूँ, पर मेरे को माफ करना, तुम मुझे जानते हो पर मैं तुम्हारा कोई भी मदद नहीं कर पाया। ओजिन कहता है कोई बात नहीं, हमारी चिंता करने के लिए शुक्रिया। गॉन अपने मन में सोचता है वैसे तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आया था। ये दोनों गॉन को काफी रेस्पेक्ट दे रहे थे। तो गॉन कहता है तुम दोनों थर्ड ईयर से हो ना, मैं भी थर्ड ईयर से हूँ। इसके बाद हमें एकेडमी दिखाया जाता है, जहाँ में जिनसुक अपने बेंच के ऊपर पैर डाल के बैठा होता है। वो हिंगसुक को कहता है हे हिंगसुक, तुम्हें बॉक्सिंग आता है? पर ये तो तुमने नहीं बताया था मेरे को, चलो हम और एक बॉक्सिंग मैच करते हैं। हिंगसुक कहता है मैं एक बॉक्सर नहीं हूँ। पर जिनसुक कहता है तुम झूठ मत बोलो हिंगसुक, चलो फाइट करते हैं। जो हमने पहले फाइट किया था उसमें मैं बॉक्सिंग ग्लव्स नहीं पहना था, पर ये जो हम मैच खेलेंगे ये पूरी तैयारी के साथ खेलेंगे। तभी वहाँ पर नाम से आता है। वो देखता है कि जिनसुक के पैर में अभी ओजिन वाला झड़न होता है। वो देख के नाम से डर जाता है। जिनसुक का अभी अपना पैसा पूरी वसूल हो गया है। तभी क्लास में यूई आती है और वो जिनसुक को कहती है क्या जिनसुक तुम और मैं मिलकर एग्जाम की तैयारी करें? पर जिनसुक मना कर देता है और कहता है नहीं, मैं पढ़ाई नहीं करता। पर हिंगसुक सोचता है अरे हाँ एग्जाम, मेरा अभी मिड एग्जाम आने वाला है, मैं तो ये पूरी भूल गया था। तो ये वाला चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। और ये वाला चैप्टर आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब